बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टैक्स एकेडमी के 14 सेशन के अंदर हम हाज़िर खिदमत हैं। सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मैं ज़ीशान वड़ाइच एडवोकेट उनसे गुजारिश करूँगा कि आएँ और तिलावत कुरान पाक से सेशन का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। तमाम भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा कि सेशन के आगाज़ को आगे बढ़ाते हुए कि दुरूद पाक एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व बारिक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पाकिस्तान टैक्स एकेडमी के अंदर हम अपने मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए पहले हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से अपने जो सेशंस हैं ये शुरू कर रखे हैं। जब इनकम टैक्स के हमारे टॉपिक्स मुकम्मल होंगे तो फिर इंशाल्लाह सेल्स टैक्स रिटर्न और फेडरल एक्साइज और कॉन्स्टिट्यूशन और रेट्स और काफ़ी सारा एजेंडा हमारे पास है जो इंशाल्लाह हम अकॉर्डिंगली जिसके ऊपर काम करेंगे और सारे वो लेक्चर्स इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स से रिलेटेड वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड डिडक्शंस के कैपिटल गेन के हवाले से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या क्या कहता है, कौन सी डिडक्शन उसमें अलाउड है, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या उसके मुतल्लिक प्रेस्क्राइब्ड लॉ है। तो मैं बिला ताख़ीर गुजारिश करूँगा उस्ताद मोहतरम सर मंशा सुखेरा साहब से कि वो आएँ और इसके ऊपर हमारी रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये हेड फोर्थ हेड है। पहला आपका सैलरी है, दूसरा आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस है। वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए। तो आज है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन के लिए सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गेन जो है कैपिटल एसेट गेन क्या है हमें ये देखना है। गेन जनरली कैपिटल एसेट की कैपिटल गेन अगर हम कहें तो कैपिटल एसेट की जो कास्ट है और डिस्पोजल प्राइस में से कास्ट अगर हम लेस करें तो डिफरेंशियल जो है वो गेन है। ऐसे समझे अब जनरल आम लैंग्वेज में कि जो कास्ट है एक्विजिशन कास्ट है, पहले कैपिटल एसेट होना ज़रूरी है। कैपिटल जो है जो जिसकी इंटेंशन हमारी डिस्पोजल की ना हो, जो लॉन्ग टर्म एसेट हम कहते हैं या फिक्स एसेट कहते हैं, लॉ में भी डिफाइन है। लॉन्ग टर्म एसेट हो जो जिनकी ज़्यादा देर हमने होल्ड करने हो, जिनकी इंटेंशन सेल ना हो, तो उन एसेट को अदर देन बिजनेस एसेट है। ये बिजनेस एसेट नहीं है जो यूज़ होते हैं या कन्वर्ट होते हैं इनटू अनदर शेप, वो नहीं है। ये वाले एसेट है अदर देन बिजनेस कैपिटल एसेट्स। पहली बात तो इसमें हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देखेंगे। तो जो इसमें डिफाइंड होगी वो कैपिटल एसेट, वो एसेट होंगे। उन एसेट की फिर हम सेकंड हम देखेंगे उनकी कैपिटल एसेट क्या है, फिर उसके मोड ऑफ एक्विजिशन क्या क्या हो सकते हैं, हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं। कैश में कर सकते हैं, क्रेडिट में कर सकते हैं, हायर परचेज में करते हैं, डेफर पेमेंट प्लान कर सकते हैं, एक्सचेंज में कर सकते हैं, उसके उनके शेयर इशू कर सकते हैं। तो डिफरेंट एक्विजिशन के मोड हो सकते हैं। तो हर मोड में अगली बात होगी उसकी कास्ट कैसे डिटरमिन करनी है। इंपोर्ट किया है तो उसकी कास्ट कैसे होनी है, लोकल परचेज किया है तो उसे कैसे होनी है, या लोन पे लिया है तो उसकी कैसे होनी है, एक्सचेंज हुआ है तो उसके कैसे होनी। दूसरी बात जो होगी उसकी कास्ट डिटरमिनेशन है। फिर तीसरा हेड जो होगा वो डिस्पोजल होगी। फिर उसके एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, उस पर एक्सपेंडिचर भी ऑन द एक्विजिशन हो या कोई और हो जो डिविजिबल यहाँ होंगे कि जो एक्सपेंडिचर है तो कास्ट होगी, कास्ट के अलावा कोई एक्सपेंडिचर इनकर किए हैं उसकी रिटेंशन के लिए या एक्विजिशन के लिए या अदरवाइज, तो उनके रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है कौन से आपको डिसअलाउ कर सकते हैं। और थर्ड इसके बाद हमने डिटरमिन करना होगा कि उसकी डिस्पोजल प्राइस पे क्या है, कितने का बिका है, वो कैसे डिटरमिन होनी है। ठीक है। फिर दोनों का डिफरेंशियल जो है वो गेन है, वो गेन आएगा। तो फिर गेन को आगे हम देखेंगे कि उसका कुछ तो एग्जेम्प्ट गेन होंगे, जो एग्जेम्प्ट होंगे उस पर कुछ नहीं होगा, जो टैक्सेबल होंगे उस पर टैक्स होगा। इसमें अगर कास्ट और डिडक्शन
मोर देन डिस्पोजल प्राइस होंगी तो वो फिर आपका लॉस होगा, तो फिर वो टैक्स नहीं होगा। फिर आगे कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ के आगे रूल्स हैं वो हम देखेंगे। बेसिक कंसेप्ट ये है कि कैपिटल एसेट क्या है, उसकी एक्विजिशन के मोड क्या है, उसकी कास्ट डिटर्मिनेशन कैसे करनी है, उसकी डिडक्शंस क्या होंगी, डिस्पोजल प्राइस क्या होगी और कैसे डिटर्मिन करनी है, लॉ कौन से सेक्शन डील करते हैं, हर मोड में कैसे डिटर्मिन होनी है, फिर गेन की कैलकुलेशन कैसे होनी है, फिर कैलकुलेशन के बाद गेन कितना टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है या पार्शली टैक्सेबल है या पार्शली टैक्सेबल है तो पार्शली एग्जेम्प्ट है, और फिर एग्जेम्पशन में आगे फिर रेट क्या है, रेट सेपरेट ब्लॉक है या गेन को टोटल में 5 हेडों में ऐड करके टैक्सेशन करनी है, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। कुछ गेन ऐसे हो सकते हैं सेपरेट ब्लॉक में, उसका फर्स्ट शेड्यूल में अलग ही रेट दिया है, जैसे इमूव प्रॉपर्टी का है उसके पीरियड शेड्यूल भी अपने दिए हुए, वो सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन है, सेपरेट दे दिए, उसको गेन को सेपरेट ही कर लेना है, सेपरेट कैलकुलेशन है उसी तरह जो प्रोसीजर दिया है, उस गेन को अलहदा रेट लगा के जो उसमें दिया हुआ है उसके मुताबिक टैक्सेशन कर देनी, जिसको फाइनल फिक्स या अदरवाइज हम कह लेते हैं कि सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन है। एक वो गेन होंगे जो कि सेपरेट ब्लॉक है, दूसरे वो है जो कि हमने नॉर्मल में गेन कैलकुलेट किया, जहां सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, वहीं ये भी ऐड कर दिया और अदर इनकम भी ऐड कर दी और टोटल टैक्सेल में ऐड होके जो नॉर्मल रेट है वो लग जाएंगे, एक वो वाले गेन होंगे। तो इन गेन की हमने सेग्रीगेशन करनी है कि सेपरेट ब्लॉक वाला है या दूसरा है या उसके क्या प्रोसीजर है या क्या डिडक्शन है, कास्ट कैसे डिटरमिन करनी है, चीज़ें कैसे करनी है। तो इसमें सेक्शन जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 37 है और 38 है। 38 के बाद 75 है, 75A है, 76 है, 77 है, 78 है, वो ऑनवर्ड काफ़ी सारे सेक्शन है। उसमें एक ऐसा भी है जिसमें नो गेन लॉस, जिसमें गेन लॉस ऐसे कैपिटल एसेट होंगे, गेन होगा भी तो उसमें गेन रिकॉग्नाइज नहीं करना, कुछ ऐसे हैं जिनमें लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करना, तो वो भी हम देखेंगे कौन से। फिर हम ये भी देखेंगे कैपिटल एसेट की क्लासिफिकेशन क्या है, क्या क्या कैपिटल एसेट हो सकते हैं और उनको हमने कैसे करना है, तो ये आप देख लें। कुछ फेयर वैल्यू का कंसेप्ट भी है कि अगर डिस्पोजल प्राइस या कास्ट जो है आपने अंडर डिक्लेयर की है तो वो उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे 100 सेक्शन 11 है तो अंडर करके भी वो ऐड करके 111 में भी एडिशन कर सकते हैं। यहाँ कितनी कास्ट है, कास्ट आपने डिक्लेयर इनहेरिटेंस वाले उसकी कोई कास्ट नहीं है तो कितनी कास्ट होगी, वो जिस तरह आपके गिफ्ट वाला है तो कोई कास्ट नहीं है तो कैसे कास्ट होगी। एक तो कास्ट कैलकुलेट, एक प्रेजेंटेशन या डिक्लेरेशन भी है कि रिटर्न में आपने क्या डिक्लेयर करनी, वहाँ जीरो करेंगे तो फिर गेन कैसे, सारा गेन, वैसे तो डिफरेंस करेंगे तो सारा गेन है लेकिन वो सारा गेन नहीं होगा, तो वहाँ फिर कास्ट क्या समझी जाएगी उसको हम देखेंगे। डिफरेंट एक्विजिशन, कास्ट और ऑनवर्ड देखेंगे। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक 68 है, 68 सेक्शन है फेयर वैल्यू कंसेप्ट, कि जहाँ कोई अंडर डिक्लेरेशन हो या अदरवाइज हो तो वहाँ FBR ने कोई पैरामीटर या फेयर वैल्यू कंसेप्ट दिया हुआ है तो वहाँ वो वाला उसके मुताबिक फिर वो किया जा सकता है। तो अब हम इसको रेलेवेंट सारे देख लेते हैं। तो एक 75A नया सेक्शन आया हुआ है कि जिसमें 75A तो उसके तहत जिसमें आप क्रॉस चेक कुछ पेमेंट है जो मूवेबल एसेट के लिए लाया है, इमूवेबल के लिए लाया है, 10 लाख से ऊपर होगा तो अगर क्रॉस चेक नहीं दिया या 40 लाख से ऊपर नहीं दिया तो वो एसेट जो है उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, उसकी कास्ट जीरो समझ ली जाएगी। जब आप बेचेंगे सारी डिस्पोजल प्राइस ही गेन होगी, उसमें आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, उसके कॉन्सिक्वेंस हम देखेंगे। अदरवाइज देन होगी तो फिर वो गेन आपका बढ़ जाएगा, एक तो एक आपकी डेप्रिसिएशन नहीं उन पे मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें हम सारी देख लेंगे। तो पहले हम देखते हैं कैपिटल एसेट क्या है। तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पहले देखें तो फिर उसको हम देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या फॉल करते हैं, फिर ऑनवर्ड चलते हैं। इसी में ये बाद में देखेंगे, पहले उसी कैपिटल एसेट में आ जाए। 37 में ही डिफाइंड होगा, सब सेक्शन है, या पहला पढ़ लेते हैं और फिर कैपिटल उसको पढ़ लेंगे। जी बेटा 37 में है अभी, यहीं तो था। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, जहाँ भी सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कि कहीं लॉ में
जब सब्जेक्ट टू यूजुअली उस सेक्शन को सबसर्विएंट बना देता है कि अगर लॉ में कहीं और जगह कुछ और है तो वो अपनी जगह होगा, ये इस सब्जेक्ट टू दोज कंडीशन है, ये वाला कहीं और कुछ मेंशन किया हुआ है तो वो प्रीवेल करेगा इस पे। इसका सब्जेक्ट टू के रिवर्स जो होता है वो नॉट विद स्टैंडिंग, वो ओवरराइडिंग होता है, ये ओवरराइडिंग के रिवर्स होता है। सब्जेक्ट टू का वर्ड ये भी आता है तो इट मीन्स ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है, कहीं ऑर्डिनेंस में कहीं और है वो प्रीवेल करेंगी, तो उसके सब्जेक्ट टू दोज कंडीशन ये ऑपरेट करेगा। तो ए गेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। इसमें कैपिटल एसेट होना जरूरी है, अगर आपका कैपिटल एसेट नहीं है तो गेन अगर राइज होता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो पहले कैपिटल एसेट जो है उसकी डेफिनेशन को क्वालिफाई करना जरूरी है, वो हम देख लेंगे। बाय ए पर्सन इन टैक्स ईयर अदर देन गेन दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अगर कोई एग्जेम्प्ट है तो एग्जाम्प्ट में फर्स्ट सेकंड शेड्यूल है आपका, कुछ सेकंड शेड्यूल में पार्ट 1 है, 2 है, 3 है, वहाँ रिड्यूसर लायबिलिटी भी हो सकती है, रिड्यूस रेट भी हो सकता है, बिल्कुल भी एग्जाम्प्ट हो सकता है, तो पर्सन को भी हो सकता है, क्लास ऑफ पर्सन को भी हो सकता है, या किसी टेरिटरी में एग्जाम्प्ट हो सकता है। तो उस तरह जहाँ कहीं वो एग्जाम्पशंस हैं वहाँ एग्जाम्पशन होगी तो वहाँ फिर टैक्सेशन नहीं होगी। तो सब्जेक्ट टू दोज एग्जाम्प्ट है तो वो इसमें फॉल नहीं करेगा, अगर टैक्सेबल है तो इसमें फिर आएगा वो। उसके बाद नॉट विद स्टैंडिंग, ये ओवरराइडिंग वाला अब आ गया, जो उसने सब्जेक्ट टू था, अब ओवरराइडिंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 या 3 नीचे 3 गेन अंडर सबसेक्शन 3A बाई ए पर्सन इन ए टैक्स ईयर शैल बी चार्ज टू टैक्स दैट ईयर अंडर द कैपिटल एट द रेट। ये जो आपका 3A है सबसेक्शन, उसमें रेट जो है ये डिवीजन में दिए हुए हैं, उन डिवीजन के तहत जो रेट वहाँ है उसके मुताबिक टैक्सेशन होगी। सब्जेक्ट टू सेक्शन 3 गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट बाई पर्सन शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग रूल। A-B, ए क्या है वो आपके डिस्पोजल प्राइस है, कंसीडरेशन रिसीव्ड बाई पर्सन ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट, एंड बी इज द कास्ट ऑफ एसेट। तो डिस्पोजल प्राइस में से कास्ट हम लेस कर देंगे तो वो गेन होगा, वो चार्जेबल टैक्स होगा, रेट वहाँ के वेन है। बाकी कोई एक्सेप्शंस हैं, कम है, ज़्यादा है, ओवर 4 ईयर है, इतना है, वो अलहदा हम देख लेंगे। वेयर ए कैपिटल एसेट, अगला आ गया, वेयर ए कैपिटल एसेट हैज़ बीन हेल्ड बाई ए पर्सन फॉर ए मोर देन 1 ईयर अदर देन शेयर ऑफ पब्लिक इंक्लूडिंग द वोचर ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन मुदारबा सर्टिफिकेट, एनी इंस्टॉलमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल डिफाइंड अंडर सेक्शन, द अमाउंट ऑफ एनी गेन अराइजिंग ऑन द एसेट शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉरवर्ड पार। इसके लिए ये वाले जो इससे जो कैपिटल है, जैसे शेयर स्टॉक है या इन चीज़ों के जो भी इन्होंने मेंशन किया, मुदारबा है या कंपनी, तो उसका गेन कैलकुलेट ए मल्टीप्लाई 3/4। इसमें ए देख लेते हैं, ए इज द अमाउंट ऑफ गेन डिटरमिनेंट, जो पहले डिस्पोजल प्राइस माइनस कास्ट, वो ए आ गया, वो हो गया गेन का 3/4 की टैक्सेशन फिर करनी। आगे क्या है, ये इमूवेबल रिलेशन से, ठीक है। वो स्टॉक शेयर के मतलब था, स्टॉक शेयर में जो उसमें मेंशन है उनके स्टॉक शेयर की डिस्पोजल होगी, डिस्पोजल प्राइस माइनस कास्ट होगी, कास्ट में से लेस करके जो गेन आएगा उसका 3/4 जो है वो टैक्सेबल होगा। इसमें नॉट विद एनीथिंग कंटेन इन 3 द अमाउंट ऑफ एनी गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द फार्मूला स्पेसिफाइड इन अ टेबल बिलो, नेमली नंबर 1 ये होल्डिंग पीरियड के मुताबिक है, ठीक है, उसमें भी 1 साल से ऊपर था। यहाँ वेयर होल्डिंग ऑफ ए पीरियड फॉर प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, 1 साल नहीं होगा तो गेन क्या है, ए मीन 100%, ए का मतलब है डिस्पोजल प्राइस माइनस कास्ट, तो जितना है 1 साल के अंदर ही बेचा है तो सारा का सारा गेन है और सारे में टैक्सेशन लगनी। फिर वेयर होल्डिंग पीरियड है इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एक्सीड 1 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 2 ईयर, उसमें आपका क्या है, ए उसी तरह गेन कैलकुलेट ग्री का 3/4 जो है आपने वो टैक्स होगा। उसके बाद वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड 2 ईयर बट नॉट इज, तो 1/2 हो जाएगा, गेन कैलकुलेट उसका 1/2, फिर गेन कैलकुलेट 1/4। वेयर होल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड 4 ईयर तो 0, गेन जितना भी है वो सारा 0 टैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद वेयर इज अमाउंट ऑफ गेन डिटरमिन्ड अंडर सबसेक्शन 1-2, नीचे बेटा वेयर इज अमाउंट ऑफ गेन डिटरमिन्ड अंडर सब, आगे किधर गए,
For the purpose of component B formula in no amount shall be included cost of the capital asset for an expenditure into by the for the purpose of determine component B जो है cost थी, cost determine करने के लिए no amount shall be included in the cost of capital for any expenditure incurred by a person that is or may be deducted under any other this chapter. cost वो cost ही होगी जो एक्सपेंडिचर इनकर किया है cost के अलावा, जो किसी और हेड में आपने क्लेम किया है इनकम फ्रॉम बिजनेस सैलरी और, तो वो इसमें ऐड नहीं होगा। दूसरा यह है दैट इज रेफर टू इन सबसेक्शन 21 में जो रेफर है डिफरेंट एक्सपेंडिचर जो डिसअलाउ है वो भी इसमें ऐड नहीं होंगे। वेयर कैपिटल एसेट बिकम प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन, ये आगे डिफरेंट वही हमने कहा कि डिफरेंट सिचुएशन में एक्विजिशन जो एसेट बनते हैं आपके गिफ्ट से इनहेरिटेंस से, तो वहाँ उस सिचुएशन में फिर क्या होगा, उसका क्या टर्म होगी। बिकम एसेट ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर ए गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव एज डिफाइंड इन सब्सक्रिप्शन। कैपिटल एसेट बिकम प्रॉपर्टी, ये पहले वाला रिलेटिव से अंडर गिफ्ट है, दूसरा सक्सेशन है, डेथ हो जाए उसके बाद आपके पास आता है, इनहेरिटेंस है, डेवोल्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट है ऑन द डेवोल्यूशन ऑफ फर्म या एओपी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ये डिफरेंट सिचुएशन है जहां आपके पास कैपिटल गेन कैपिटल एसेट आता है। तो उस सिचुएशन में द फेयर, इस सिचुएशन में क्योंकि कास्ट आपकी होती नहीं है तो कास्ट के लिए आपने पहले कहा था उसकी क्या होगी, फिर कास्ट क्या होगी, उसकी फेयर वैल्यू है। आपको गिफ्ट मिला है, गिफ्ट में 0 है, सक्सेशन में इनहेरिटेंस में आया 0 है, या कंपनी से लिक्विडेशन में आपको कुछ वैल्यू आई है, एसेट आए हैं, या आपको आपकी डिजॉल्व हुई है कोई फर्म, वहाँ से वैल्यू आई है जो भी एसेट की आपका शेयर है, तो उसकी वैल्यू कैसे टर्म होगी, फेयर वैल्यू होगी। तो फेयर वैल्यू के लिए रूल क्या है, 68 सेक्शन है, उसके मुताबिक जो डिटर्मिनेशन होगी वो उसकी उस डेट को, जिस डेट को आपने रिसीव किया गिफ्ट, या जिस डेट को आपकी सक्सेशन हुई है, या जिस डेट को डेवोल्यूशन का शेयर है, या जिस डेट को लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में आपका है, उस डेट की जो फेयर वैल्यू होगी दैट विल बी ट्रीटेड एज योर कास्ट। वो कास्ट ट्रीट होगी, 0 नहीं ट्रीट होगी। मुझे 0 का मिला है तो फिर तो 0 होगी, तो फिर ज़्यादा गेन कैलकुलेट होगा। अब डिस्पोजल प्राइस जब आप गेन डिटरमिन करेंगे तो जो डिस्पोजल प्राइस होगी उसमें से उसकी जो फेयर वैल्यू थी ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट, ऑन द डेट ऑफ सक्सेशन, ऑन द डेट ऑफ वो शेयर ऑफ वो डेवोल्यूशन ऑफ फर्म या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, उसकी फेयर वैल्यू उस दिन जो थी, जिस दिन आपको आया और आपने डिक्लेयर किया वेल्थ में इवन दो 0 भी डिक्लेयर होगा तो गेन कैलकुलेशन के लिए उसकी उस दिन की फेयर वैल्यू और जो डिस्पोजल प्राइस जब भी आपने बेचा है उसमें से लेस करके वो आपका गेन ट्रीट किया जाएगा। आगे फिर रेट शेड उस तरह हो गया कि उसकी नेचर क्या है, स्टॉक शेयर्स हैं, इमूव प्रॉपर्टी है, या दूसरे ऐड होना है, या सेपरेट ब्लॉक में होना है, या किस तरह होना है, या होल्डिंग पीरियड के मुताबिक होना। क्लियर। Provided that capital asset acquired through gift is disposed of within 2 years of the acquisition and commercially satisfy such gift arrangement part of tax avoidance scheme, then the provision of section 79 shall apply for the purpose of determining the cost of asset in the hand of recipient of gift। जब आपने कोई गिफ्ट लिया है, आपको मिला है, तो आपने विदिन 2 ईयर ही आपने बेच दिया है, तो फिर वो ऐसे नहीं 0 या फेयर वैल्यू नहीं, जो उसकी कास्ट थी वही समझी जाएगी। तो उसके मुताबिक फिर वो ऐसे ही होगा जैसे आपने खरीदा हुआ था, तो वो कास्ट के साथ वो उसके मुताबिक फिर चलेगी। वो कास्ट यूजुअली पुरानी होगी तो लोअर होगी, तो फेयर वैल्यू नहीं करेंगे। 2 साल से ऊपर बेचेंगे तो फेयर वैल्यू उस जिस रेट को आपको आ रहा है, क्योंकि फेयर वैल्यू तो करंट वैल्यू होगी, आज आपने लिया है तो आज की होगी। लेकिन अगर आपने किसी विदिन ईयर ही अगर आप 2 ईयर आप आगे ट्रांसफर करते हैं, तो फिर अगर आपकी वैल्यू गेन कैलकुलेट करना है तो वो फिर फेयर वैल्यू नहीं होगी। फिर क्या होगी, जो उसकी कास्ट थी, उसकी कास्ट हो सकता है 0 हो या 2 लाख हो, 3 लाख, तो वो फिर ज़्यादा गेन। इसलिए गिफ्ट की अवॉइडेंस के लिए आपने गिफ्ट किया है तो 2 साल की पाबंदी लग दी। लोग ऐसे करते थे, शेयर जो है वो उसके वालिद के नाम है, वालिद के नाम उसने लिए हुए हैं, आज वो बेचता है तो गेन आता है, टैक्स होता है, वो आज ट्रांसफ़र कर देता है बेटे को, ठीक है, बेटा कल बेच दे, कल बेचेगा तो कल की फेयर वैल्यू में से निकलेगा तो कुछ भी नहीं गेन आएगा। वो खुद बेचता है तो वो फिर गेन है और बहुत ज़्यादा टैक्सेशन। तो इसलिए ये अवॉइडेंस स्कीम जो थी, तो इसलिए अवॉइडेंस के लिए उन्होंने कम से कम लिमिटेशन लगा दी कि फेयर वैल्यू जो है वो 2 साल के बाद अप्लीकेबल होगी। विद इन ईयर देंगे तो जो पेरेंट ने दिया है, जो वैल्यू थी उसके मुताबिक ही होगा, वही वैल्यू वही गेन जो उसको कैलकुलेट होना था बेटे को भी वही होगा, टैक्सेशन इसी तरह होगा।
अगर ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कैपिटल एसेट मीन्स ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय ए पर्सन वेदर आर नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड। इसमें डिफाइन डायरेक्टली डिफाइन नहीं है, नेगेटिव डिफाइन है, इसमें एक्सक्लूजन्स की हुई हैं कि ये जो है एक्सक्लूजन कौन सी है इसमें, पहली स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। जो आप बिजनेस में स्टॉक इन ट्रेड है आपके, रॉ मटेरियल गुड्स ये वो सारा कुछ, वो कैपिटल एसेट नहीं है, जिसमें इंटेंशन आपकी हो कि विद इन ईयर आपने यूज़ कर लेना है या आपने सेल कर देना है या आपने उसको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू कैश या उसकी शेप चेंज हो जानी, जिसको हम फ्लक्चुएटिंग एसेट कह सकते हैं या सर्कुलेटिंग एसेट कहते हैं या ट्रेडिंग एसेट। ट्रेडिंग का मतलब जो बाइंग सेलिंग के लिए हो या यूज मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो, अपनी शेप चेंज करें, तो वो वाले ये स्टॉक एंड ट्रेड्स हैं, गुड्स शुड्स जितनी भी हैं, जो बाइंग सेलिंग आपका बिजनेस है, वो इसमें नहीं आएंगे। वो उनकी डीलिंग सेक्शन उसी 18 में ही वो जो सेक्शंस हैं वहाँ, उसमें अगर लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी जो बिजनेस की है उसकी टैक्सेशन जो है गेन उसका होगा तो वहाँ कैलकुलेट होगा, वो इस हेड में नहीं आएगा। इसलिए स्टॉक एंड ट्रेड जो है, कंज्यूमेबल स्टोर जो है, ये सारे उसी में होंगे फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, जो हेल्ड फॉर द पर्पज बिजनेस, वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से आउट कर दिए गए, वो बिजनेस एसेट की डेफिनेशन में उन पे को गेन शायद आएगा तो वो उस सेक्शन में होगा, इस कैपिटल गेन वाले हेड में नहीं होगा। वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, किसी नेचर के भी हो, जो भी यूज होते हैं। एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 22 या अमॉर्टाइजेशन। वो ये इंटेंजिबल्स जो हैं, जो बिजनेस में आप यूज़ करते हैं या अदरवाइज फिक्स एसेट है जिन पे डेप्रिसिएशन होगी, वो क्योंकि उधर डेप्रिसिएशन क्लेम की हुई है आपने, तो वो भी कैपिटल एसेट नहीं होंगे। उन पे प्रॉफिट गेन जो होगा ऑन डिस्पोजल, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के तहत उधर ही टैक्सेशन होगी अंडर द हेड जो 18 है, या उसके अलावा जो भी होगा एक्सपेंडिचर, वो डेप्रिसिएशन वो वही अलाउ होगी और गेन भी वही टैक्सेशन होगा, इस हेड में नहीं होगा। वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में ही फॉल नहीं करेगा। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी है, पहला स्टॉक एंड शेयर्स, स्टॉक स्पोर्ट शेयर का है, दूसरा डेप्रिसिएशन वाला है कि अलाउबल हो या अमॉर्टाइजेशन हो, उसमें आपके फिक्स एसेट भी आते हैं और आपके मूवेबल एसेट टेंजिबल जो हैं जितने ये आपके आईपीओ में आते हैं, जो आपका ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, वो सारे इसमें आते हैं जिन पे अमॉर्टाइजेशन या तो वो वाले भी इसमें फॉल नहीं करेंगे। इसके अलावा एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 30 हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ यूज बाई ए पर्सन और ए मेंबर ऑफ पर्सन फैमिली डिपेंडेंट ऑन ए पर्सन। अब इसमें मूवेबल एसेट जो हैं वो एसेट होंगे जो आपने पर्सनल पर्पज़ के लिए हैं, पर्सनल यूज़ में हैं, तो वो वाले एक्सक्लूडेड हैं। लेकिन आप यूज़ करते हो पर्सनल या आपका कोई फैमिली मेंबर डिपेंडेंट यूज़ कर रहा है, तो फिर वो पर्सनल एसेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। लेकिन एक्सक्लूडिंग जो एसेट स्पेसिफाइड है 38 के 5 में, 38(5) पहले देख लें, वो इवन दो पर्सनल भी होंगे तो वो कैपिटल एसेट होंगे, ऐसे समझ लें। इनमें कोई लॉ, इसमें लॉ जो मैंने कहा था ना, कुछ एसेट हैं जिन पे आपने गेन लॉस दोनों ही रिकग्नाइज करना, कुछ ऐसे हैं जिनमें लॉस नहीं रिकग्नाइज करना, तो ये कैपिटल एसेट हैं, इनमें गेन ही गेन रिकग्नाइज करना है। ये है भी कैपिटल एसेट, है भी पर्सनल एसेट। अदरवाइज पर्सनल एसेट जो फॉर द पर्पज ऑफ पर्सनल पर्पज यूज़ हों अपने लिए या फैमिली मेंबर डिपेंडेंट के लिए, वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। लेकिन ये वाले कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं और इन पे लॉस भी नहीं रिकग्नाइज करना, इन पे हमेशा ही प्रॉफिट रिकग्नाइज होना है, गेन रिकग्नाइज होना है और टैक्स होना है। ठीक है जी। इसमें कौन से पेंटिंग है, स्कल्पचर है, ड्राइंग है, अदर वर्क का आर्ट है, ज्वेलरी है, सोना चोना जो है, इस तरह की चीज़ें जो है, बुक है, पोस्टेज स्टैंप है, फर्स्ट डे कवर है, कॉइन है, मिडिलियम है या एंटीक चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें यूजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती हैं। उन्होंने कहा जी इसकी फेयर वैल्यू करके और उसमें कॉस्ट लेस करनी है। इसमें लॉस नहीं आप कह सकते, बराबर कर सकते हैं, लॉस वाला शो नहीं कर सकते। ये सोना है तो उसमें आप कहें जी लॉस हो गया है मुझे, तो इनमें लॉसेस वाला कोई कंसेप्ट नहीं, ये सारे कैपिटल एसेट। तो अब अगर हम देखें ओवरऑल तो कैपिटल एसेट क्या हुए, जो आपकी लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, जो लॉन्ग टर्म है लेकिन बिजनेस नहीं है, बिजनेस वाले नहीं होंगे, तो इसमें मूवेबल हो सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे। दूसरा स्टॉक शेयर्स हो सकते हैं, या आपके इंडिविजुअल कैपिटल है आपका बिजनेस में,
तो वो आपका कैपिटल एसेट है। इसी तरह आपका जैसे एओपी में आपका कैपिटल है वो है, कंपनी में आपके शेयर्स हैं वो है, पेटेंट हैं, कॉपीराइट हैं, अगर हम इनटेंजिबल में आए तो वो सारे ही आपके कैपिटल एसेट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपने यूज़ करना है। इसी तरह आपके ये पर्सनल एसेट में जो आए हैं, तो अदरवाइज तो पर्सनल एग्जाम्प्ट है, ये पर्सनल एसेट है। तो ये वाले जो है इस तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी के स्टॉक शेयर्स हैं कंपनियों के वो है, और बाकी ये जो पर्सनल एसेट पर्सनल यूज़ में ये आपके हैं, इन पे गेन लॉस जो होगा वो टैक्सेशन होगी। कौन से नहीं होंगे वो हमने देख लिया कि जो बिजनेस के एसेट है वो नहीं स्टॉक्स पे होंगे। एक पर्सनल एसेट में कौन से, घर में आपका फर्नीचर फिक्चर है, आप गाड़ी आप पर्सनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो एटलीस्ट, अदरवाइज गाड़ी में सेल करें तो प्रॉफिट गेन होता है, लेकिन क्योंकि वो पर्सनल पर्पज़ के लिए होगी तो फिर वो टैक्सेशन नहीं होगी। अगर बिजनेस में होगी तो डेप्रिसिएशन भी होगी, गेन भी टैक्सेशन होगी। ठीक है, तो इसलिए पर्सनल जो आपकी चीज़ें यूज़ होती हैं, सोना चोना पर्सनल यूज़ होता है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये कैपिटल एसेट है और इसी पे आपको टैक्सेशन होनी। ठीक है, आगे ये है, ये इसके लिए जिस तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन थी, तो इसके लिए जो कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल सिक्योरिटी शेयर्स हैं, इनके लिए भी टू द एक्सटेंट जो इसमें मेंशन है सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन है। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग कैलकुलेशंस और टैक्सेशन के रेट शीट हैं, इसके भी उसी तरह सेपरेट ब्लॉक है। ये कैपिटल गेन राइजिंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2010 बिकम फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी अदर देन गेन दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस आर्नी शैल बी चार्जेबल एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन सो। तो इस डिवीजन के तहत जो वहाँ रेट है गेन कैलकुलेट होगा, वो इसके तहत कैलकुलेशन होगी। चल आगे जी। प्रोवाइडेड दैट दिस शैल नॉट अप्लाई, किधर गया, दिस शैल नॉट अप्लाई टू द बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी। बैंकिंग इंश्योरेंस की नॉर्मल तरीके से होगी, उसमें ये सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन जो है वो उस तरह नहीं होगी। द गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी बाय पर्सन शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द फार्मूला। इसमें इसका अपना है, वो वाला जनरल फार्मूला नहीं, हर एक के लिए अपना अपना फार्मूला है। एक जनरल फार्मूला है, एक आपका जो है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके लिए अपना है, ये सिक्योरिटी स्टॉक शेयर्स जो हैं उनके लिए अपना है। बाकी वो जर्नल है ए माइनस बी, डिस्पोजल प्राइस माइनस कास्ट वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके लिए गेन डिस्पोजल शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द फार्मूला वेयर ए माइनस बी, ए इज द कंसिडरेशन रिसीव होता है, बी इज द कास्ट ऑफ सिक्योरिटी, होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पर्पज दिस सेक्शन शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस डेट से आपने किया एक्वायर किया उससे डेट उसका एक्विजिशन, वेयर बिफोर एंड आफ्टर द 13 डे ऑफ जून टू द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच सिक्योरिटी फॉलोइंग अंडर द 13 डे ऑफ जून, वो उसके मुताबिक कैलकुलेशन होगी। आगे क्या हो रहा है, फॉर द सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये इन पे अप्लीकेबल होगा, इनके अलावा जो सिक्योरिटी में नहीं आएंगी उस पर अप्लीकेबल। ये बैंकिंग कंपनी एक्सक्लूडेड है, इंश्योरेंस कंपनी एक्सक्लूडेड है। दूसरा इस सिक्योरिटी के डेफिनेशन में जो आएंगी वो इसमें फॉल करेंगी, जो नहीं आएंगी वो इसमें नहीं होंगी, वो फिर उसके शेयर स्टॉक में शेयर बिकेगा तो वो नॉर्मल तरीके से चलेगी। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर हैं, ये यूजली इसमें पब्लिक शब्द के होंगे तो वो फिर इसमें नहीं आएंगे, वो नॉर्मल उसकी डिस्पोजल प्राइस होगी, उसमें से कास्ट लेस से होगी, गेन होगी तो और नॉर्मल तरीके से टैक्सेशन होगी। इसमें कंपनी के शेयर्स हैं जी, इसमें देखते हैं ना इसमें कौन कौन से, मैं तो वैसे कहा है कि प्राइवेट लिमिटेड के टैक्सेशन हर शेयर पे होनी है, तो किस तरह होनी है, ठीक है। इसमें लिस्टेड वाले के लिए सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन दे दी, और उसमें सिक्योरिटी की डेफिनेशन में उन स्टॉक शेयर को लाए और सिक्योरिटी की डिफाइन कर दिया कि इसमें कौन कौन से आएंगे। पहले तो इसमें से बैंकिंग कंपनी एक्सक्लूड कर दी, इवन दो उनके शेयर जो है सिक्योरिटी में भी फॉल करते हो, इंश्योरेंस के भी करते हो, तो वो उनको उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए, ठीक है। उसके बाद आप सिक्योरिटी को डिफाइंड है कि सिक्योरिटी में कौन कौन से शेयर स्टॉक फॉल करते हैं, लिस्टेड वाले हैं, पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं, सारे ही हैं या कोई भी नहीं है, तो हम डेफिनेशन देखेंगे तो जो इसमें फॉल करेंगे उन पे ये वाला सेक्शन जो है अप्लीकेबिलिटी वाला सेपरेट ब्लॉक वाला लगेगा। जो इसमें नहीं आएंगे उसमें नॉर्मल वाला पहले वाला होगा कि ए माइनस बी, ए मीन प्रोसीड तो माइनस कास्ट उसके मुताबिक, ठीक है। सेपरेट ब्लॉक के लिए इसके अपने रेट दिए हुए हैं, अपने प्रोसीजर दिए हैं, वो उसके मुताबिक।
तो सिक्योरिटी मीन शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, देख ना, सबसे पहले पब्लिक कंपनी आ गया। आपकी कंपनी पब्लिक नहीं है, स्मॉल है, प्राइवेट है, तो उसका फिर इसमें फॉल नहीं करेगा। या इसमें प्राइवेट कंपनी भी दिया होता तो फिर आपके लिए भी यही सेपरेट ब्लॉक था। तो यहाँ पब्लिक कंपनी है। वोचर ऑफ है। आप पब्लिक कंपनी जो है आगे डेफिनेशन में भी डिफाइन है, वो लिस्टेड कंपनी हो, गवर्नमेंट के शेयर हो, वो आपकी डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 का सब सेक्शन है उसमें डिफाइन है। तो पब्लिक कंपनी है। वोचर ऑफ है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन है, मुदारबा सर्टिफिकेट है या इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल है, डेट सिक्योरिटी है, यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। तो ये जितने भी आपके ये वाली जितने भी इन्होंने स्पेसिफिक कर दिए हैं कि ये वाले अगर आप इनकी परचेज सेल करेंगे, उनसे गेन आएगा, ये होल्ड करेंगे, तो उस सिचुएशन ये आपके सेपरेट ब्लॉक में जाएंगे। इसके अलावा जो होंगे जो इसमें नहीं फॉल करते, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या स्मॉल कंपनी है या और कंपनी है तो पब्लिक नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो फिर इस ब्लॉक में नहीं आएंगी, वो नॉर्मल में चलेगी। फॉर द पर्पज ऑफ डेट सिक्योरिटी, ये डेट से डिबेंचर होते हैं कि डेट के अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। डेट कारपोरेट डेट सिक्योरिटी सच टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट है। जैसे ये शेयर होते हैं, इसी तरह एक डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहले इनको डिवेंचर कहते थे। डिवेंचर मीन लोन किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया कि आपसे लोन लिया हुआ है, ये आपके पास सर्टिफिकेट है, आपने उसके फिर आगे रिडीमेबल होते थे, नॉन रिडीमेबल होते थे, कुमुलेटिव होते थे, नॉन कुमुलेटिव, डिफरेंट प्रॉफिट की डिफरेंट कंडीशंस होती थी। बाद प्रेफरेंस स्टॉक शेयर होते थे, तो उन्हीं की ये कैटेगरी दी है। तो प्रॉफिट शेयरिंग के मुताबिक कि आपको शेयर में से प्रायोरिटी होगी नहीं होगी, कितना होगा ये वो, तो उन्होंने आपको एक सर्टिफिकेट भी कर दिया कि आपने इतनी अमाउंट दी है, तो ये है आपका सर्टिफिकेट। तो इसके मुताबिक आपको एनुअल, मंथली या क्वार्टरली रिटर्न भी मिलेगा। पहले आपको दिया जाएगा चार्ज, फिर आप जब डिस्पोजल करेंगे इसको मार्केट में आप बेच भी सकते हैं, अपने पास भी रख लें तो वो मिलता रहेगा, या आप अदरवाइज बेच दें तो कोई और ले लेगा, तो हायर प्राइस पे बिकेगा, जो बिकने पे होगा वो आपका गेन होगा। ठीक है, तो वो ये डेट सिक्योरिटी या इसको डिबेंचर पहले कहते थे, अब डेट सिक्योरिटी का नाम दे दिया, या डेट इंस्ट्रूमेंट कह लें या कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज कह लें, सच है टर्म फाइनेंस TFC है, सुका सर्टिफिकेट है, शरिया सर्टिफिकेट, बाकी बॉन्ड्स हैं, कमर्शियल पेपर हैं, PTC पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट है, या ऑल काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं, ये डेट सिक्योरिटीज है। जो लोन के ये आगे में सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, पार्शली सिक्योर्ड, उसकी कैटेगरी भी हो सकती है कि फुली सिक्योर्ड है, पैरापासी है, दोनों कंपैरेटिव सिक्योरिटी के नेचर से भी ये इनकी हो सकती हैं। तो ये वाले जो है शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी शैल कंसीडर एज सिक्योरिटी इफ सच कंपनी इज पब्लिक कंपनी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच शेयर। तो इसके बाद गेन अंडर दिस सेक्शन शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इट। को पहले मैंने बताया था कि सेपरेट उसकी टैक्सेशन होगी। आगे 5 बेटा आगे notwithstanding and contain where a person sustain a loss on the disposal of security in a tax year, the loss shall be set off only against the gain of a person from other security chargeable tax under this section. No loss shall be carried forward to the subsequent year. तो अब इसमें अगर लॉस इन सिक्योरिटियों में ही होगा तो आपस में इंटर एडजस्टमेंट होगा, किसी और के अगेंस्ट इमूल प्रॉपर्टी या और है उसके अगेंस्ट सेटअप नहीं होगा, तो आगे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, आपस में सेट ऑफ एडजस्टमेंट होगी विद इन ईयर और विद इन सिक्योरिटीज। एक सिक्योरिटी में प्रॉफिट है, इसमें लॉस है, तो आपस में हो सकता है। विद इन सिक्योरिटी जो भी जितनी डिफाइंड है, वो डेट सिक्योरिटी है या शेयर्स हैं या दूसरे हैं, पब्लिक की हैं, वोचर हैं, दूसरी हैं, इन्हीं में से इन्हीं के अगर आपने जो लिए हैं शेयर, उनमें किसी एक में लॉस है, किसी 4-5 में लॉस है, किसी में प्रॉफिट है, तो ये आपस में नेट किया जाएगा और नेट करके नेट टैक्सेबल होगा। और ये अगर लॉस होगा तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकेगा, अगले साल का फिर अपना देखा जाए। और दूसरे हेड जो हैं, दूसरे जितने हेड हैं उनमें भी नहीं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो, और दूसरा ओवरऑल हेड जो है उसमें भी नहीं जा सके। उसके प्रोवाइडेड दैट सो मच ऑफ द लॉस सस्टेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी इन ए टैक्स ईयर 2019 एंड ऑनवर्ड दैट हैज नॉट बीन सेट ऑफ अगेंस्ट द गेन ऑफ द पर्सन फ्रॉम द डिस्पोजल चार्ज अंडर दिस सेक्शन शैल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द following tax year and set off only against the gain of the person from the disposal of security charged under the head, but no such loss shall be carried forward to more than 3 years immediately succeed। ये कोई 3 साल के लिए यहाँ उन्होंने प्रूफ दे दिया, उस पीरियड के बाद का अगर जो कोई लॉस होगा 2019 के बाद वाला, अदरवाइज कंस्ट्रेंट है कि लॉस सेट ऑफ
आपस में ही होना, आगे नहीं होना। लेकिन यहाँ 2019 के बाद जो लॉस होगा उसको 3 ईयर की उन्होंने प्रोविजन दे दी है कि वो कैरी फॉरवर्ड सेटअप उसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो सकता है। टू कैरी आउट प्रोविजन बोर्ड में प्रेस्क्राइब रूल्स, तो इन सारों के लिए रूल बना सकता है बोर्ड, तो रूल जो होंगे वो भी अकॉर्डिंग कंप्लायंस। ये डिडक्शन ऑफ लॉस इन कंप्यूटिंग द अमाउंट चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड कैपिटल सब्जेक्ट टू दिस इन कंप्यूटिंग द अमाउंट ऑफ पर्सन चार्जेबल टैक्स अंडर कैपिटल गेन फॉर द टैक्स ईयर ए डिडक्शन shall be allowed for any loss on the disposal of capital asset by a person in the year. No loss shall be deducted under this section on the disposal of capital asset where gain on the disposal of such asset would not be chargeable tax. इट मीन जहाँ एग्जाम्प्ट है उसका लॉस है तो वो फिर आपका सेटअप भी नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। जो टैक्सेबल होगा तो उसका वो फिर सेटअप होगा। इसके बाद लॉस अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल बाय ए पर्सन शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग फॉर ए माइनस बी। इसमें कास्ट पहले आ जाएगी तो वो एक्विजिशन बाद में कास्ट हायर होगी और वो दूसरी कम होगी, तो बी इज द कंसिडरेशन रीबाइबल ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट। द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 30 शैल अप्लाई इन डिटर्मिंग ए, उसी तरह जो अपने का फेयर वैल्यू वाला है। नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस ऑन द डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग एसेट, नेमली पहले हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है जी। अब इसके बाद ये तो जर्नल है, बाकी इसके बाद सेक्शन 75 है, उसमें मोड ऑफ एक्विजिशन है। 75 को लिमिट 75 ये इस पे डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, इसमें डिफरेंट मोड ऑफ एक्विजिशन एंड डिस्पोजल है। पहले भी ये सेक्शन हमने थारोली पढ़ा हुआ है, लेकिन आज फिर इसको दोबारा देख लेते हैं कि आपने कौन से मोड हैं और उनकी कास्ट कैसे डिटरमिन। कास्ट अगले सेक्शन है, यहाँ मोड ऑफ एक्विजिशन है। तो पहले है कि ए पर्सन हु होल्ड एन एसेट शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग मेड डिस्पोजल ऑफ द एसेट एट द टाइम पर्सन पार्ट विद द ओनरशिप ऑफ एसेट इंक्लूडिंग व्हेन द एसेट इज। अब आपके पास एसेट है, जब आप उसकी ओनरशिप से डिप्राइव ऑफ होंगे तो ये समझा जाएगा कि आपने डिस्पोजल कर ली। ठीक है, वैंस यू होल्ड द एसेट, ओनरशिप आपके पास है, सारे राइट है, पोजेशन है, सब कुछ है, लेकिन आप पार्ट विद करेंगे, उसकी ओनरशिप से डिप्राइव होंगे तो वो आपके समझा जाएगा कि आपने डिस्पोज ऑफ कर दी। अब उसके आगे मोड दिए हुए हैं कि वो कैसे कैसे कब कब हो सकता है। नंबर 1 इस पे सोल्ड, सेल इंडिपेंडेंट बाइंग सेलिंग, जो सेल डीड होता है उसके मुताबिक आप करेंगे तो सेल होगी, तो ये समझा जाएगा कि आपने डिस्पोजल ऑफ कर दिया। तो हर ट्रांजैक्शन में एक बायर होगा, एक सेलर होगा, एक एक्वायरर होगा, एक डिस्पोजर होगा। जो परचेज कर रहा है उसके लिए परचेज होगी, तो एक अब ये सेल ट्रांजैक्शन है, सेल में एक बाय कर रहा है, एक सेल कर रहा है। जो सेल कर रहा है उसको गेन आ रहा है, जो एक्वायर कर रहा है उसको लिए वो कास्ट हो रही, उसकी कास्ट बन रही जितनी वो कंसिडरेशन दे रहा है या फेयर वैल्यू, तो इसको जो मिल रही है या फेयर वैल्यू उसकी कास्ट बन रही। दूसरा एक्सचेंज, एक एसेट से दूसरा एसेट कम ज़्यादा हो सकता है कि आपकी एसेट की कम वैल्यू है, उसकी ज़्यादा है, तो डिफरेंशियल आपकी पार्शली या फुली एक्सचेंज या पार्शली एक्सचेंज, पार्शली कैश कंसिडरेशन। इसी तरह ट्रांसफ़र डिस्ट्रीब्यूशन, कोई बाज़ दफ़ा एसेट है आपके पास कंपनी शंपनी के, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी एंगेज डेट भी आप देते हैं, तो उस सिचुएशन में वो डिस्ट्रीब्यूशन है। या ट्रांसफ़र के अदरवाइज भी डिफरेंट मोड है, तो उस सिचुएशन में नीचे आगे का बी है कैंसल्ड या रिडीम्ड। आपने जैसे रिडीम में चार्ज क्रिएट किया हुआ है बैंक ने, उस रिडीमशन ही होती है, या और कोई कंडीशनल चीज़ें होती हैं, मॉर्टगेज होती है दूसरी, उसमें आप रिडीम करते हैं, तो रिडीम को भी एज ए डिस्पोजल समझा जाएगा। रिलिंग्विश, कोई राइट है आपके पास, वो राइट आप छोड़ देते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसको भी डिस्पोजल समझा जाएगा। लॉस्ट हो जाए, एक्सपायर्ड हो जाए, उसकी लाइफ है कोई, उसके बाद यूज से ही ख़त्म हो जाए, स्क्रैप बन जाए, तो वो हो जाएगा। इसी तरह आपका सरेंडर, इंश्योरेंस या दूसरी चीज़ें होती है, आप सरेंडर कोई करते हैं तो उस सिचुएशन में वो भी उसको भी एज ए डिस्पोजल समझा जाएगा। डिस्पोजल करके तो डिस्पोजल प्रोसीड क्या होगी, जो कंसीडरेशन आपको आएगी वो आगे सेक्शन 76 में उसको हम कंसीडरेशन देंगे। यहाँ सिर्फ मोड है, मोड ऑफ एक्विजिशन एंड मोड ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल जो होगी, एक बंद जो डिस्पोज कर रहा है उसके मोड ऑफ डिस्पोजल है, जो एक्वायर कर रहा है उसके मोड ऑफ एक्विजिशन है, वाइस वर्सा। तो ये सारे मोड आपके हो सकते हैं, इनको हम मोड ऑफ डिस्पोजल भी कहेंगे और मोड ऑफ एक्विजिशन
एक्विजिशन। बायर पॉइंट ऑफ व्यू से मोड ऑफ एक्विजिशन है और सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से मोड ऑफ डिस्पोजल है। तो ये मोड डिफरेंट हो सकते हैं। तो कास्ट इन मोड में कैसे डिटरमिन करनी है, तो बायर के लिए कास्ट होगी और जो डिस्पोज कर रहा है उसके लिए कंसीडरेशन होगी। वो अगले सेक्शन है, सेक्शन 75 कास्ट को डील करेगा कि इन सारे मोड्स में कास्ट कैसे डिटरमिन करनी है। उससे अगले 76 होगा को डिस्पोज जो कर रहा है, डिस्पोजल कंसीडरेशन रिसीव जो है वो कैसे डिटरमिन करनी है। वो डिटरमिन करके दोनों का डिफरेंशियल जो है वो फिर गेन है। क्लियर। इसके बाद आगे भी कुछ कंडीशन दी गई है कि ये डिस्पोजल में ही जो आती हैं मेन इशू जो है, तो उनको यहाँ इस सेक्शन 75 में डील किया गया। द ट्रांसमिशन ऑफ एन एसेट बाई सक्सेशन अंडर a will shall be treated as a disposal of asset by the deceased at the time asset is transmitted। ट्रांसमिशन कहते हैं जब कोई डेथ हो जाए, जिसको सक्सेशन कहते हैं हम जो सिविल लैंग्वेज में, तो कॉर्पोरेट में उसको ट्रांसमिशन कहते हैं। ट्रांसमिशन जो ऑटोमेटिकली बाय द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या अदरवाइज जो सक्सेशन में आती हैं, तो वो जब आएगी डिसीज की प्रॉपर्टी लीगल हेयर को आएगी, तो जिस दिन उनके नाम ट्रांसफ़र होगी उस दिन समझा जाएगा डिसीज ने उनको बेची है। ठीक है। जिस दिन सक्सेशन सर्टिफिकेट होगा, सिविल जज जो है उसमें आप अप्लाई करेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट, जिस दिन वो सक्सेशन सर्टिफिकेट होगा या प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफ़र होगी, तो उस दिन ये समझा जाएगा कि उस दिन डिसीज ने बेच दी लीगल हेयर को। इट मीन उस दिन लीगल हेयर ने एक्वायर कर ली। ये कास्ट जीरो है या जो है अलहदा बार मोड ऑफ एक्विजिशन है कि थ्रू सक्सेशन या थ्रू ट्रांसमिशन उसको वो प्रॉपर्टी आ गई और ओनरशिप उसने पार्ट विद कर दी है, इसकी आ गई, इसकी प्रॉपर्टी बन गई, ओनरशिप शिफ्ट हो गई है फ्रॉम द डिसीज टू द लीगल हेयर्स। तो इसको डिस्पोजल कब समझी जाएगी, जिस दिन वो ट्रांसमिशन होगी। ठीक, ये सक्सेशन। सर इसमें बंदा 2017 में फौत हुआ, 2021 में आके सक्सेशन सर्टिफिकेट बना, तो अब ट्रांसमिशन ओनर अब वैसे तो लीगल हेयर जितनी भी लीगल हेयर के डिसीज के लिए जब बंदा फौत होता है ना, उसके ऑल राइट लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ऑल राइट लाइबिलिटी उसकी एस्टेट पे ट्रांसफ़र हो जाती है। एस्टेट क्या होती है, जो उसका बचा है, या एसेट या लाइबिलिटी जो उसके बच्चे हैं, जो लीगल हेयर्स हैं उन्होंने उसकी वो जो एसेट है, एसेट लाइबिलिटी से पे ऑफ करना है। एसेट अगर ज़्यादा है या कम है, वो स्टेट पे सारी उसकी ड्यूटी और लाइबिलिटी, अब जितने एसेट है उसकी लाइबिलिटी लेस करके बाकी इनको ट्रांसफ़र हो जाएगी। लाइबिलिटी जो है यूजुअली अनलेस सेंटर किसी लॉ में ये लिखा हो कि ये इसकी लाइबिलिटी इससे ली जाएगी, ना ही भी स्टेट से रिकवर होती तो लीगल हेयर से भी की जाएगी, तो वो एक एक्सेप्शन सिचुएशन होगी। अदरवाइज जनरल रूल ये है कि जब वो भी फौत होता है तो उसके राइट लाइबिलिटी सारे ड्यूटियाँ ख़त्म हो जाती हैं, सोशल इकोनॉमिक फाइनेंशियल, और सारा कुछ शिफ्ट किससे हो जाता है, जो उसकी स्टेट या उसकी प्रॉपर्टी या एसेट जो बचते हैं उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। उसमें से पे करके रिमेनिंग जो होती हैं वो लीगल हेयर्स को ट्रांसफ़र होता है। क्लियर जी। तो इसलिए ये सक्सेस वो अदरवाइज उसको होता है। लेकिन यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस दिन ट्रांसमिशन होगी, ट्रांसमिटेड जिस दिन उसके नाम ट्रांसफर होगा, उस दिन समझा जाएगा कि उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया और इसने एक्वायर कर लिया। जब भी, लेकिन वैसे तो अब तो जनरल आ गया मेरा ख्याल, ये आईटी का भी उन्होंने सिस्टम कर दिया है, नादरा ही कर दिया करेगा। पहले ये मसला था कि आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया, या गांव में होता तहसील कार के बाद स्टेटमेंट दे दी, ये वो ट्रांसफ़र कर दी, तो वो उसके मुताबिक चलेगा। लेकिन यहाँ और भी है कि लीगल हेयर की लाइबिलिटी जो लीगल हेयर पे जो लाइबिलिटी होती है रिटर्न वो ना दे तो उनके लीगल हेयर से भी रिकवरियाँ हो सकती हैं, या अदरवाइज वो अलहदा लाया। लेकिन ये डिस्पोजल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ हम कन्फाइन कहाँ हैं, ओवरऑल उसकी लाइबिलिटियों से, रिकवरियों से, रिटर्न फाइल करने से नहीं है। हम इससे गेन की कंप्यूटेशन और डिस्पोजल और एक्विजिशन कब होगी, टू दैट एक्सटेंट। ठीक है ना, कि हमारी परचेज कब होगी, लीगल हेयर्स की एक्विजिशन किस डेट को समझी जाएगी और डिस्पोजल उसकी किस डेट को समझी जाएगी, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ सब्सिक्वेंटली गेन। सब्सिक्वेंटली गेन कैलकुलेट ना, जब वो बेचेगा तो जिस दिन ट्रांसमिट हुई इसका उसके गेन से तल्लक नहीं है, जो फौत हो गया है डिसीज के गेन लॉस से तल्लक नहीं है। ये तो हमने जो लीगल हेयर्स हैं उसकी गेन लॉस कब होना है, जब उसने उसको बेचना है, तो उसकी फिर हमने देखना है कि कास्ट क्या हो। तो कास्ट में तो कहा हुआ था फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो इसकी एक्विजिशन की कोई डेट तो डिटरमिन करनी थी, वो है जिस दिन उसको ट्रांसफर हुआ। ठीक है जी।
तो उस ट्रांसमिशन की डेट से जब वो डिस्पोजल करेगा, डिस्पोजल प्रोसीड आएगी, जिस दिन उसको ट्रांसमिट हुआ था उसकी उस दिन फेयर वैल्यू क्या थी, वो उसकी कास्ट होगी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गेन। वो गेन कैलकुलेट करने के लिए भी, अदरवाइज वो जीरो होगी। लेकिन क्योंकि गेन को हमने कैलकुलेट करना है तो उस दिन जो फेयर वैल्यू होती वो कास्ट रेट होगी, जितनी भी डिस्पोजल प्राइस एक्चुअल होगी माइनस करके गेन कैलकुलेट होगा। अप्लीकेशन ऑफ बिजनेस टू पर्सनल एसेट शैल बी ट्रीटेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम पर्सनल एसेट को अपना ही, जैसे आपने बिजनेस है एक आपका ABC कंपनी के नाम से दिया हुआ है, तो आप उसमें घर से एसेट ला के उसको दे सकते हैं। वहाँ से जैसे ये कुर्सियाँ टेबल है या कंप्यूटर है, मैं मेरा पर्सनल घर से इधर ले आऊँ या इधर से कुछ उठा के उधर ले जाऊँ, तो जब मैं पर्सनल से इधर लाऊंगा तो वो बिजनेस एसेट हो जाएगा। तो इधर से उधर ले जाऊँगा वो ड्राइंग हो जाएगी, पर्सनल एसेट हो जाएगा। तो वो उसकी भी फिर डेट है, डेट भी है और कास्ट की डिटर्मिनेशन भी है कि किस दिन समझा जाएगा ये मेरा पर्सनल नहीं है, मेरी वेल्थ में श्योर कब तक होना है और बिजनेस में कब तक होना है। ठीक है, तो ये इसके लिए ये जनरली जैसे बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी समझा जाता है, इवन दो आप खुद ही मालिक हैं, आप प्रोप्राइटर हैं, ऐसे ज़्यादा एग्जाम्पल देते बजाय AOP के दें या कंपनी के दें, आप प्रोप्राइटर हैं तो आपका अपना ही एक ABC आपने नाम रख लिया है। आप उसमें आपके बैंक हैं पहले पर्सनल 2 4 5 हैं, कुछ आपने लोगों से पैसे भी लेने हैं, अदरवाइज हैं किसी से पर्सनल जो आपके रिलेटिव हैं या उनसे लेने हैं या किसी के देने भी हैं। तो आज आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपने बैंक जो पर्सनल बैंक है उसमें 2 लाख एक बिजनेस अकाउंट खोल के उसमें जमा करा देते हैं। अब 2 लाख जो उस बैंक में से पहले वो आपका पर्सनल बैंक है, पर्सनल बैंक में शो हुआ था, आप वहाँ से निकल के बिजनेस बैंक में आ गए। ये बैंक जो है ये आपने वेल्थ में शो नहीं करना, जो बिजनेस वाला आपने बिजनेस की बैलेंस शीट बनानी वहाँ करना है। इस तरह यहाँ आप सेल परचेज करेंगे, कैश भी आएंगे, तो कैश इन हैंड यहाँ का अलहदा होगा, जो वेल्थ में घर वाला है वो अलहदा होगा। इस तरह घर से आप फर्नीचर ले आए, वहाँ से पर्सनल एसेट वेल्थ में से आप फर्नीचर ख़त्म कर देंगे, आप बिजनेस में वो आपके फर्नीचर आ जाएंगे। कंप्यूटर आपने पर्सनल से ख़त्म किया, उधर से आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया, कैपिटल में आ गया और इधर एसेट में आ गया। इस तरह वाइस वर्सा है। इस तरह डेट भी आप किसी से लेने पर्सनल फैमिली से तो डायरेक्ट आपने बैंक अकाउंट जो अपना है जमा करा दिया, जो बिजनेस है तो बिजनेस में बैंक में आ गया, उधर आपका कैपिटल आ गया। इसी तरह आपने किसी के पैसे देने बिजनेस में से आपने उसको दे दिए पर्सनल, तो इधर से निकल के कैपिटल में भी निकल गया, इस बैंक में भी निकल गया, उसकी लायबिलिटी पे होगी। तो इस तरह आप जो पर्सनल से आप अप्लाई कर सकते हैं टू द बिजनेस और बिजनेस से वाइस वर्सा पर्सनल में ले जा सकते हैं। तो उसकी फिर उसके भी रूल रेगुलेशन है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, कास्ट क्या होगी, कितना होगी और कब कंसीडर होगी कि आज के बाद ये पर्सनल नहीं है ये बिजनेस है, ये आज के बाद ये बिजनेस नहीं है ये पर्सनल है। तो पर्सनल के लिए आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है और बिजनेस एसेट लायबिलिटी के लिए वो आपकी बैलेंस शीट है। तो जो बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी होंगे वो पर्सनल वेल्थ में नहीं होंगे, वहाँ उनकी जगह पे क्या होगा, उसका नेट जो है कैपिटल होगा, बिजनेस कैपिटल। जो बिजनेस कैपिटल होगा इट मीन एस बिजनेस एसेट माइनस बिजनेस लायबिलिटी, या अदरवाइज लायबिलिटी माइनस एसेट नेगेटिव हो तो ठीक है वो लायबिलिटी में फिर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ उसका तरीक़ेकार बताया गया है कि उसकी आज आप घर से लाते हैं, आज से 5 साल पहले कंप्यूटर खरीदा है, आज वो हो सकता है उस दिन 2 लाख का हो, तो आज आप देंगे बिजनेस को, तो बिजनेस में वो कैपिटल कितने का होगा, क्या 2 लाख का ही होगा या वो आज की फेयर वैल्यू का आप देंगे, तो कैपिटल कितना उधर लिखेंगे और कितना उधर उसकी वैल्यू लिखेंगे। बिजनेस से पर्सनल से इवन तो आपकी वेल्थ में 2 लाख है लेकिन आज हो सकता है उसकी वैल्यू जो है 10 लाख हो उस एसेट की, तो आप क्या 10 लाख पे लाएंगे या उसी कास्ट पे ही ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि इधर डेप्रिसिएशन भी आपने लेनी है, पर्सनल में तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं है तो बिजनेस में आपने डेप्रिसिएशन भी लेनी है, ओवर भी ना हो अंडर भी ना हो, तो कितने में शो करें, फेयर वैल्यू पे करना है या उसी कास्ट पे करना है। फिर दूसरा कंसेप्ट है कि आप बिजनेस से आप करेंगे तो बिजनेस में डिस्पोजल समझी जाएगी, तो आपका गेन लॉस है कि नहीं है, क्या अपने आप को आप ट्रांसफ़र करके अपने आप में बिजनेस ट्रांसफ़र के प्रॉफिट गेन ले सकते हैं कि नहीं, बता अपने आप को कही जाए मैंने आज अपने आप को बेचा, आज परचेज किया, सेल किया, क्या गेन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये है अपने आप को बेचने सेलने से तो कोई गेन नहीं होता अनलेस थर्ड पार्टी को आप कोई चीज़ दें। तो इसलिए इसकी डिटर्मिनेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एसेट टू पर्सनल यूज शैल बी ट्रीटेड एज ए डिस्पोजल ऑफ एसेट बाय द ओनर ऑफ एसेट एट द टाइम एसेट इज सो अप्लाई। जिस वक्त आपने एसेट अप्लाई कर दिया बिजनेस के लिए तो वो ट्रीट हो गया कि उधर से डिस्पोजल होगी और बिजनेस ने उसको अक्वायर कर लिया।
इसकी कास्ट कैसे डिटरमिन करनी है या वो आगे, या डिस्पोजल प्राइस कैसे डिटरमिन करनी है, वो 75 और 76 में। यहाँ ये है कि ये डिस्पोजल हो गई है, आपने घर से उठा के ऑफिस में ले आए, अप्लाई कर दिया बिजनेस यूज़ के लिए, तो उस डेट से इसकी डिस्पोजल हो गई है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्विजिशन हो गई है और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्पोजल हो गई। इस तरह बिजनेस से वापस ले गए, इधर एप्लीकेशन ख़त्म कर दी तो घर में ले गए, अदरवाइज तो एप्लीकेशन से जब क्विट किया तो इधर डिस्पोजल होगी, उधर एक्विजिशन। Application of business to personal asset shall be treated as disposed by the owner of asset at the time asset is so applied. Where business asset is discarded or ceased to be used in business, it shall be treated to be disposed of. डिस्कार्ड हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए या अदरवाइज हो जाए, या यूज़ कर दें तो फिर पर्सनल हो गया, इधर से ख़त्म हो गया, तो फिर इधर से डिस्पोजल होगी और पर्सनल की एक्विजिशन होगी। डिस्पोजल शैल इंक्लूड डिस्पोजल ऑफ पार्ट ऑफ एसेट, पार्शली भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। पार्शली जैसे आप बिजनेस के लिए कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, पार्शली अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो दोनों भी वो भी हो सकती है, तो डिस्पोजल भी हो सकती है, एक्विजिशन भी हो सकती है। पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग एक्वायर्ड एसेट एट द टाइम पर्सन बीइंग बिगन टू ओन द एसेट, उस वह समझा जाएगा जब वो ओनरशिप ट्रीट करेगा। जैसे बिजनेस है तो बिजनेस ओन करेगा कि मैंने आज से यूज़ किया तो मैं ओन कर रहा हूँ, पर्सनल में ओनरशिप नहीं होगी। इसी तरह वर्स जाएगा तो पर्सनल ओन आप करेंगे, इंक्लूडिंग द टाइम पर्सन इज ग्रांटेड एनी राइट, जब भी कोई राइट ऑफ यूज़ या पोजेशन या वो दिया जाएगा तो उस वक्त आपके साथ ओनरशिप के साथ वो भी राइट होंगे। Application of business personal asset to business use shall be treated as acquisition of asset by the owner at the time asset is so applied. In this section वो वाइस वर्सा है, पहले वाला अदरवाइज है, ये अदरवाइज, तो इसमें बिजनेस एसेट और पर्सनल एसेट को डिफाइन भी कर दिया, ठीक है जी। अदरवाइज तो जनरली हम इस सेक्शन को नहीं देखते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के लिए। तो बिजनेस एसेट मीन एसेट हेल्ड होली और पार्शली फॉर द यूज इन ए बिजनेस इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड एंड एप्रिशिएबल एसेट। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, बिजनेस होली पार्शली हो सकता है, लेकिन पर्सनल हमेशा होली होगा। तो पर्सनल में जो पार्शली होगा वो बिजनेस होगा, जो पर्सनल एसेट है वो होली आपका होना चाहिए, वो बिजनेस का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, फिर आपकी वेल्थ स्टेटमेंट पे आएगा। तो जो बिजनेस एसेट है वो होली भी हो सकता है, वो पार्सली भी हो सकता है। ये है आपके डिफरेंट मोड ऑफ एक्विजिशन। तो कब आप समझा जाएगा कि डिस्पोजल है और कब ये एक्विजिशन है। अब ये अगला सेक्शन जो है ये 75A है। ये इसमें कोई कंडीशन है कि आपने कोई इमूल प्रॉपर्टी जो परचेज करनी है या मूवल करनी है, अदर देन क्रॉस चेक करेंगे तो उसकी कास्ट जो है वो ज़ीरो समझी जाएगी या कोई कास्ट नहीं होगी, इस तरह उसमें डेप्रिसिएशन में नहीं मिलेगी, और भी पेनल्टीज, पीनल प्रोविजन या पीनल कॉन्सिक्वेंस हैं जो इसमें गिरनी है। इसके लिए इसको कंप्लायंस विद करना ज़रूरी है, तो ये इसको हम देख लेते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग in force, no person shall purchase immutable property having fair value greater than 5 million रुपये। 5 मिलियन से रुपये अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो उस सिचुएशन में आपने थ्रू क्रॉस चेक देनी। इस तरह एनी अदर एसेट हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू मोर देन 1 मिलियन, कोई और एसेट है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 5 मिलियन, कोई और प्रॉपर्टी है तो उसके लिए आपका 1 मिलियन, 1 मिलियन से अबव होंगी, दैट शुड बी थ्रू क्रॉस चेक। अदरवाइज देन बाई क्रॉस चेक ड्रॉन बैंक आर थ्रू क्रॉस check or any other cross check banking shall showing transfer amount from one bank account to another account। तो आपने जिससे लिया है उसके अकाउंट से, जो परचेजर है उसके अकाउंट से वो अमाउंट आए, उसके अमाउंट के क्रॉस चेक की अमाउंट आएगी। क्रॉस ड्राफ्ट या क्रॉस चेक सेलर और बायर दोनों के, जो सेलर है उसके अकाउंट में आए और ट्रांसफ़र कहाँ हो, बायर के अकाउंट से। तो देन उस सिचुएशन में अगर नहीं होगी, कंप्लायंस विद नहीं होगी, तो ये आगे जो गए हैं कॉन्सिक्वेंस होंगे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन के मूव प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मीन्स वैल्यू नोटिफाइड, उसमें वैल्यू रिटर्न की है जो आपके डीसी जो वैल्यूएशन देता है या एफबीआर ने भी स्पेसिफाई की हैं, वो नोटिफाइड बाय द वर्ड अंडर सेक्शन 68(4) आर वैल्यू फिक्स बाय द प्रोविंशियल अथॉरिटी फॉर द, जो रजिस्ट्रार ने उन्होंने जो डीसी ने वैल्यू दी होती है, ड्यूटी पेड वैल्यू विच एवर था, दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी दैट विल बी डेटेड एट द फेयर वैल्यू, तो उससे कम ना हो।
इन केस है ट्रांजेक्शन, ये वाली कॉन्सिक्वेंस है, अगर आप क्रॉस चेक नहीं पे करेंगे या क्रॉस ड्राफ्ट नहीं होगा तो उस सिचुएशन में ये कॉन्सिक्वेंस आपको बेयर करना पड़ेंगे। इन केस ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज नॉट अंडरटेकिंग इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 सच एज शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी अलाउंसेस अंडर सेक्शन 22, 23, 24, 25। तो ये सेक्शन जो है डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन के, तो आपको उन एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपने इसके जरिए खरीदे तो मिलेगी, नहीं अदरवाइज आपने इसको वायलेट किया तो डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन वगैरह आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है such amount shall not be treated as a cost in term of section 76 of this ordinance for the computation of gain on sale of such asset। जब आप गेन कैलकुलेट करेंगे तो अदरवाइज तो 76 में कास्ट है ना कि ये कास्ट लेस करनी है डिस्पोजल में से, तो फिर गेन कैलकुलेट होना है, तो उसमें कास्ट ये ट्रीट ही नहीं की जाएगी, तो इसमें ये ज़ीरो होगी, तो सारी की सारी जो डिस्पोजल प्राइस है वो सारी की सारी ही गेन आ जाएगा, तो सारी पे टैक्सेशन हो जाएगी। सर इसमें ये सारी पैनल प्रोविजन सिर्फ परचेजर के लिए हैं? ये सारी पैनल प्रोविजन जो है हाँ, परचेजर के लिए, सेलर के लिए कोई नहीं है। नहीं सेलर के लिए, क्योंकि आजकल की कुछ प्रैक्टिकल अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग अनरजिस्टर्ड हैं। जब परचेजर के लिए सेलर से काउंट आएगी तो वो होगी ना, सेलर से ऑटोमेटिकली होगी। जब सेलर बायर ने पेमेंट करनी है ना, तो बायर ने क्या करनी है, क्रॉस चेक अपने अकाउंट से किसके अकाउंट में, सर जिस जो है तो उसको क्रॉस चेक ही मिलेगा ना। ठीक है ना, अदरवाइज तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा ना, ट्रांजेक्शन ही कंप्लीट होगा ना। एक से बायर सेलर एक ही है ना, एक देगा तो दूसरा लेगा। अगर वो क्रॉस चेक देता ही नहीं तो उसको कहाँ से मिलेगी। ठीक है ना, क्रॉस चेक इसने देना है तो जिसको फिर आगे इस पे पेनल्टी है, ये देगा ही नहीं, परचेज करेगा तो नहीं देगा तो भुगतेगा। ठीक है, तो इसलिए इस पे है ये कहेगा ही मैं ये क्रॉस चेक देना। ठीक है, but shall not include an expenditure in class BC that has been fully allowed as a deduction under this। हम ऊपर से छोड़ रहे हैं 76 कास्ट 76 पे चलेगी। कास्ट में भी आ गए, चलो वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद ये कास्ट ऑफ डिटर्मिनेशन है, डिफरेंट हमने मोड दिए देखे थे, उन हर एक में अपना अपना ही, एक तो फेयर वैल्यू कंसेप्ट है, दूसरा उसकी परचेज प्राइस है, तीसरा उसकी जितनी भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं जो नेसेसरी हों और उसके लिए नेसेसरी भी हों फॉर ब्रिंगिंग दैट एसेट इनटू ऑपरेशन तक जो हों वो उसके एसेट की कास्ट का पार्ट बनते हैं। उसके अलावा आगे जो है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएं, वो उसका पार्ट बन सकते हैं, जो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, उसकी यूज़फुल लाइफ को बढ़ाएं, तो वो भी उसकी कास्ट का, ये जनरल रूल मैंने बताया। तो जो इनएफिशिएंसी कास्ट हों या कास्ट ऑफ ऑपरेशन को रिड्यूस करे, जैसे आपके फिक्स आप रॉ मटेरियल पहले ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उस एक्सपेंडिचर से कम इस्तेमाल होना हो जाए, कास्ट रिड्यूस कर दे ऑपरेशन की या लाइफ बढ़ा दे उस एसेट की, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, वो चीज़ें जो भी एसेट बढ़ा दें या लाइफ बढ़ा दे, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल नेचर, तो वो उसका पार्ट बन जाता है। एक एक्विजिशन होती है जितने में आया प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंस नेसेसरी और एक्सलरी इनकम फॉर दैट पर्पज, तो उसके ब्रिंग टू द प्रेजेंट लोकेशन प्रेमिसेस एंड ऑपरेशन तक लाने के लिए वो वाले होते हैं। प्लस आपके सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो हैं, जो उसकी एफिशिएंसी, कैपेसिटी या उसकी लाइफ उसको बढ़ा दे या कास्ट ऑपरेशन रिड्यूस कर दे, तो कैपिटल नेचर के। जो नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस के लिए रखें या रूटीन के हों तो वो कैपिटल नहीं होते, वो पार्ट नहीं होते। इनकर बाय द ये है टोटल otherwise provided this section shall establish the cost of asset for the purpose of this ordinance subject to subsection 3 cost of asset purchased by a person shall be sum of the following amount namely ये ABC है टोटल, उसने कहा है इनका जो है ये कास्ट समझिए। नंबर 1 में टोटल कंसिडरेशन गिवन बाय ए पर्सन फॉर द एसेट इंक्लूडिंग द फेयर वैल्यू ऑफ एनी कंसिडरेशन इन काइंड डिटरमिन्ड एट टाइम एसेट रिक्वायर्ड। अब आपने जब एसेट खरीदा है तो जो उसकी कंसिडरेशन आपने पे की है वो वाली, वो कह रहा है पहला कंपोनेंट वो होगा, वो कैश भी हो सकती है, इन काइंड भी हो सकती है। आपने जो कैश दिया प्लस कोई एसेट या चीज़ दी है उसकी भी फेयर वैल्यू, दोनों को मिला के एक ये वाली अमाउंट आप लेंगे। उसके बाद एनी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर इनकर बाई पर्सन इन एक्वायरिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट, एसेट को एक्वायर करने या डिस्पोजल करने पे जो एक्सपेंडिचर होंगे वो भी कास्ट का पार्ट बनेंगे। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पर्सन टू अल्टर और इम्प्रूव द एसेट, उसको इम्प्रूव करने के लिए वही मैंने कहा एफिशिएंसी, लाइफ, ये वो हो, तो ये पैरामीटर्स हैं, ये जो होंगे वो कास्ट बनेंगे।
but shall not include any expenditure under clause B that has been fully added down under this ordinance. Otherwise जो एक्सपेंडिचर अलाउेबल एक्सपेंडिचर है ड्यूरिंग ईयर 1 साल में अलाउ हो जाते हैं इनकम के अगेंस्ट, वो इसका पार्ट नहीं बने। क्लियर। द कास्ट ऑफ एसेट ट्रीटेड एज एक्वायर्ड अंडर सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 75 शैल बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट डिटरमिन एट द डेट इट इज़ अप्लाई टू द बिजनेस। अब बिजनेस वाले की एप्लीकेशन कि क्या होगी, उस डेट को जो फेयर वैल्यू है वो बिजनेस की और पॉइंट ऑफ व्यू से कास्ट बनेगी, इस तरह वापस जाएगी तो वो भी इसी तरह। कास्ट ऑफ एसेट किधर वेयर द कास्ट, अच्छा तो 4 नंबर वो पढ़ लिया है बिजनेस वाला। द कास्ट ऑफ एसेट प्रोड्यूस, ये डिफरेंट एसेट की कैटेगरी है और उसके मुताबिक उसने कहा है कि कास्ट उसकी क्या होगी। एक तो बिजनेस एप्लीकेशन वाली कि घर से बिजनेस लाएंगे तो उस दिन जो फेयर वैल्यू होगी वो उसकी कास्ट समझी जाएगी। शैल बी फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट डिटरमिन्ड एट द डेट इट इज़ अप्लाई टू द बिजनेस। अगला क्या बेटा, चौथा, ऊपर चले, ऊपर चला गया चौथा, चौथा नहीं, ये नीचे आ जाओ। 3 हो गया ना, चौथा सामने। ये कंस्ट्रक्शन वाला है कि आपने अगर खुद सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया, एक बाइंग से लेंगे, एक एसेट है बिजनेस से आपने पर्सनल से बिजनेस में लेके आए, एक सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है। आप कहते हैं मैंने खुद ही, जैसे ऑफिस है आपने कहा मैं खुद ही बनाऊंगा, पहले लैंड खरीदी फिर बिल्डिंग बनाई, तो उसकी कास्ट कैसे डिटरमिन करनी है, तो वो वाला ये है कि उसमें आपकी लैंड है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ये वो जितने भी आपने एक्सपेंडिचर हुए हैं टिल द और रेडी फॉर ऑपरेशन हो, तो वो सारे उसका पार्ट बनेंगे। ठीक है, किधर है जी 4th, द कास्ट ऑफ, गैप हो जाता है, कास्ट ऑफ एसेट प्रोड्यूस और कंस्ट्रक्टेड बाई पर्सन शैल बी टोटल कास्ट इनकर बाई ए पर्सन इन प्रोड्यूसिंग और कंस्ट्रक्शन। इसमें रॉ मटीरियल भी होगा, लेबर भी होगी, ओवरहेड भी होंगे, वो सारा कुछ मिला के सारा कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन पे जो होगा। तो जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ये इसमें प्रोडक्शन होगी कि एक बनाया तो जितने भी उसमें कास्ट आई हैं, वो मटीरियल कास्ट है, लेबर कास्ट है, और अदरवाइज ओवरहेड कास्ट है, जितनी भी है जो उसकी इनकर हुई हैं, जो नेसेसरी और इंसिडेंटल हो, उससे रिलेटेड हो, इनएफिशिएंसी कास्ट ना हो, तो वो सारी उसका पार्ट बने। प्लस रेफर टू इन ABC सबसे वो जो ऊपर उसने दिए हुए थे। ठीक है, वेयर एसेट हैज बीन एक्वायर्ड बाय पर्सन विद ए लोन। अब वो कंस्ट्रक्शन वाला आ गया, अब लोन से लिया आपने, अब बैंक से लोन लिया, एसेट किया, अब लोन का जो इंटरेस्ट देंगे वो अगर लॉन्ग टर्म एसेट है तो वो भी उसका पार्ट बनता जाएगा। इसी तरह आपने फॉरेन बाहर से ख़रीदा है तो फॉरेन लोन है, तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है, वो भी उसका पार्ट बनता जाएगा। ठीक है, जो भी उसकी आपका बारोइंग कास्ट है, बारोइंग कास्ट जो है वो भी उसका पार्ट बनती जाएगी। पहले उस डेट तक होगी, उस डेट तक जिस तरह वो ऑपरेशन में आ जाएगा उस डेट तक बारोइंग कास्ट होगी। जब ऑपरेशन के बाद वाली जो बारोइंग कास्ट होगी वो एक्सपेंडिचर होगी, वो कैपिटलाइज नहीं होगी। तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होती रहेगी। ठीक है, बारोइंग कास्ट टू द डेट जिस दिन आपने रेडी फॉर ऑपरेशन हो गया, उसके बाद वाली फिर कैपिटलाइज नहीं होगी, क्योंकि वो एक्विजिशन कास्ट का ही पार या इंसिडेंटल में आ जाएगी। वेयर एसेट हैज बीन एक्वायर्ड बाय पर्सन विद द लोन डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी वाला वही बिफोर फुल एंड फाइनल पेमेंट ऑफ लोन देयर इज एन इंक्रीज डिक्रीज इन द लायबिलिटी ऑफ पर्सन अंडर लोन एज एक्सप्लेन रुपीज द अमाउंट बाय विच द लायबिलिटी इज इंक्रीज शैल बी एडेड। ये फॉरेन एक्सचेंज है, ऊपर नीचे होगी तो वो उसका पार्ट बने। एक्सप्लेन डिफरेंस इफ एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन शैल बी टेकन इन द ईयर ऑफ अकरेंस फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ऐड लेस करेंगे तो डेप्रिसिएशन में इंटर में फिर in determining whether liability of person has been increased or decreased for the person account shall be taken for the person position under any hedging agreement related to the loan। आगे where a part of the asset is by person apportionment उसी का कास्ट हो जाएगी। अगर आपने पार्सली एसेट किया है, पार्सल कास्ट होगी, पार्सल प्रोसीड होगी, तो उस तरह आप गेन पार्सल डिटरमिन कर लेंगे। आगे क्या, वेयर एक्विजिशन एसेट डिराइवेशन ऑफ ए अमाउंट ऑफ चार्ज टैक्स द कास्ट ऑफ एसेट शैल बी द अमाउंट सो चार्ज प्लस एनी अमाउंट पेड बाय द पर्सन फॉर द एसेट। वेयर एक्विजिशन कास्ट ऑफ एसेट डज नॉट इनक्लूड अमाउंट ऑफ ग्रांट रिबेट, जितने डिस्काउंट है वो सारे आपके लेस होंगे फेयर वैल्यू डिटरमिन करने के लिए, जितनी आपको ग्रांट डिस्काउंट मिलते हैं वो सारे। आगे में डज नॉट इन ग्रांट आगे नॉट विद एनी कंटेनर बोर्ड में, बाकी बोर्ड जो है इसके लिए डिटरमिन कर सकता है रूल में। चलो कंसिडरेशन रिसीव, ये भी आलमोस्ट उसी तरह ही है।
ठीक है ना। फेयर वैल्यू का कंसेप्ट है, जितनी आप अमाउंट लेंगे कैश भी ले सकते हैं, इन काइंड भी ले सकते हैं, और बिजनेस में भी उसी तरह एप्लीकेशन है फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू का कंसेप्ट है और इमूव प्रॉपर्टी के लिए वो डिटर्मिनेशन डीसी वैल्यू और एफबीआर वैल्यू है जो हायर होगी, बाकी के लिए फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू के लिए सेक्शन 68 है। तो ये कंसिडरेशन उसी तरह डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कंसिडरेशन जो है आपकी क्या होगी, डिस्पोजल में कैश डिस्पोजल है तो उसकी क्या होगी, क्रेडिट पे है, डेफर है, एक्सचेंज है, क्या चीज़ है, सक्सेशन में है, अदरवाइज तो उसके मुताबिक। यहाँ पे कंसीडरेशन में कोई हमारे ऊपर जो है वो फर्ज नहीं है कि हमने इतने पैसे जो है वो कैश में लेने और इतने चेक में लेने। यहाँ मर्जी है आपकी, मोड आज़ाद है नहीं वहाँ, हाँ वहाँ आपने क्रॉस चेक जरूरी है। यहाँ आप डिस्पोजल में आप कैश काइंड जो मर्जी ले सकते हैं, तो वहाँ भी काइंड ले सकते हैं। वो कैश के लिए जो आप खरीदेंगे, वो जो आप परचेज वहाँ जो परचेज आप इमूव प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी परचेज सेल करेंगे, जो सक्सेशन में आएंगी वहाँ ड्राफ्ट नहीं देना, ठीक है। इनहेरिटेंस में आएगी तो उसमें ड्राफ्ट नहीं देना, ठीक है ना, या एक्सचेंज में आएगी तो ड्राफ्ट नहीं देना। वो सेल वाला सेल परचेज फॉर कैश कंसीडरेशन वहाँ वो आना है, बाकी जितने भी मोड ऑफ एक्विजिशन है वहाँ नहीं आना। इस तरह डिस्पोजल, ये सारे डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं, तो ये भी उसी तरह ही हैं। वो जितने भी आपने कैश भी बेच सकते हैं और एक्सचेंज, जो परचेजर के मोड है वही सेलर के मोड है ना। उसमें परचेज कैश परचेज होगी, जो कैश कंसीडर देनी है वहाँ क्रॉस चेक की बोली, ठीक है, और क्रॉस चेक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, बाकी उसी तरह ही है। आगे चले, ये इसको पढ़ लें। मैं अब लेंथ ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला, ये बेसिकली हम ये इसको देखना चाह रहे थे। ये जो 79 है नॉन रिकग्निशन रूल्स, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किन एसेट पे हमने, वो पहले वाले था कि लॉस डिक्लाइन नहीं होगा, गेन ही गेन होगा, इनमें ना लॉस है ना गेन, ठीक है। किन किन एसेट पे है इसमें कि 1 2 3 4 5 6 एसेट है, 6 एसेट पे कोई लॉस गेन नहीं रिकॉग्नाइज करना। इसमें क्या, फॉर द पर्पस दिस ऑर्डिनेंस एंड सब्जेक्ट टू सब्सिक्वेंट नो लॉस गेन शैल बी टेकन टू अराइज ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट। वही सक्सेशन है या आपकी इनहेरिटेंस है या कंपनी लिक्विडेशन है या अदरवाइज है, बिटवीन द स्पाउसेस अंडर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। मियाँ बीवी अलहदा होते हैं तो उसमें आपस में जो स्पाउस के दरमियान परचेज सेल का ट्रांजेक्शन हो भी, तो उसको लॉस प्रॉफिट नहीं कहेंगे। जैसे मैंने कहा था अपने आप को बेच के प्रॉफिट लॉस नहीं कहेंगे, मियाँ बीवी बेचेंगे अलहदा रहने के लिए, तो वही नहीं। बाई द रीज़न ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एसेट, वही सक्सेशन में जो आता है, डेथ होती है, शेयर ट्रांसफ़र होते हैं या कोई और होते हैं, टू एन एग्जीक्यूटर आर बेनिफिशरी ऑन द डेथ ऑफ ए पर्सन। तो जब डेथ ऑफ पर्सन पे जो ट्रांसफ़र होगा तो उस पर कोई गेन लॉस नहीं होगा, वो डिसीज का गेन नहीं समझा जाएगा। उधर तो हम देख के आए ना कि उस डेट को समझा जाएगा कि उसने डिस्पोजल की और उसने एक्वायर किया एसेट, ठीक है, लेकिन उस डिस्पोजल और एक्विजिशन पे कोई गेन लॉस नहीं होगा, ठीक है। डिसीज के लिए गेन नहीं होगा तो उसके लिए अदरवाइज नहीं होगा, तो उसके लिए वो इस पे इन ट्रांजैक्शन पे कोई गेन लॉस नहीं होगा। बाय द रीजन ऑफ गिफ्ट ऑफ ए एसेट टू ए रिलेटिव एज डिफाइंड इन सच, अगर रिलेटिव को आपको गिफ्ट दिया है, जो चीज़ गिफ्ट में देंगे तो उस पर गिफ्ट देने पे डिस्पोजल तो हो गई है, वो डिस्पोजल की डेफिनेशन में तो आ गया है, लेकिन वो उसको डिस्पोजल पे फेयर वैल्यू कंसेप्ट या कास्ट वाले के लिए तो लगेगा कि फेयर वैल्यू इतने का मैंने लिया, लेकिन इसके लिए नहीं है कि मैंने इतने का सेल किया, इतने का परचेज किया हुआ था, इतना गेन है, ठीक है। उधर के लिए कास्ट वाले के जो कास्ट में तो फेयर वैल्यू होगी, जिस दिन आप उनको गिफ्ट में लगेगा इतने का है जी, और उसका जब वो डिस्पोज करेगा तो गेन कैलकुलेट करने के लिए एट द टाइम ऑफ जब उसको गिफ्ट मिला तो उस दिन जो फेयर वैल्यू थी वो कास्ट समझी जाए। यहाँ ये डिस्पोज कर रहा है, जो गिफ्ट दे रहा है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्पोजल प्रोसीड कोई नहीं होगी, इसका कोई गेन, जितनी भी उसको फेयर वैल्यू लगा भी लें, कास्ट लेस भी कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉफिट लॉस रखना ही नहीं होगा। अगर कह भी लें कि इसकी फेयर वैल्यू इतनी है, इतने में उसने दिया है, इसकी कास्ट इतना गेन बनता है, वो गेन रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता या टैक्सेबल नहीं हो सकता। इस तरह कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट है अंडर एनी लॉ, तो गवर्नमेंट जो है ये LDA है या जितनी भी आपकी रोड वाली हैं ये एक्वायर कर लेती हैं, जो सोसाइटियाँ एक्वायर कर लेती हैं, कंपल्सरी एक्विजिशन से आपकी ज़मीन लेते हैं जो है, उस पर भी वो समझा जाएगा कि कोई गेन लॉस नहीं रिकॉग्नाइज होगा। विद इन 1 ईयर ऑफ द डिस्पोज
Okay, by the reason company acquisition offers under any law where considered receipt for the disposal is reinvested by the recipient in the asset of like kind within 1 year of disposal। अगर वहाँ से रिसीट आ गई है उसी के किसी और एसेट में आप उसी तरह के कर देते हैं विदिन 1 ईयर तो उसको भी नहीं रिकगनाइज किया जाए। बाई ए कंपनी इट्स शेयर होल्डर, लिक्विडेशन में कंपनी जो शेयर देगी उस पर भी रिकगनाइज नहीं होगा। इस तरह एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो भी मेंबर्स को या उसको देगी तो उस पर भी कहेंगे इस पर कोई गेन लॉस नहीं होगा। आगे उसके बाद सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर पर्सन एक्वायरिंग द एसेट इज नॉन रेजिडेंट, ये रेजिडेंट के लिए सब कुछ, ये फैसिलिटी जो है नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्पोजल मेंशन DCEF जो है ये नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं, रेजिडेंट के लिए। चलिए जी ख़त्म जी, मेरा ख्याल ख़त्म। इसके बाद क्वेश्चन जी पहले तो दो 68 पढ़ लेते हैं। सर मीनवेल जो हमने शुरू में सेक्शन 37 पढ़ा उससे हमने पढ़ा कि और 38 का 5 पे ज्वेलरी और उनके डिस्पोजल पे जो गेन है वो टैक्सेबल होगा और उस पर गेन ही गेन होगा, लॉस नहीं होगा। पहले तो पहले डेफिनेशन हमने पढ़ी कैपिटल एसेट की, उसमें कहा जो पर्सनल एसेट यूज़ होते हैं वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। तो लेकिन उसमें से जो सब सेक्शन 5 में 38 के हैं वो एक्सक्लूड कर दिए उसने। इट मीन पर्सनल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है लेकिन ये कैपिटल एसेट है। दूसरा एक तो ये बात है ये कैपिटल एसेट है, इट मीन इनकी डिस्पोजल पे जब हम गेन जो भी आएगा वो टैक्सेबल होगा। दूसरा उन्होंने कहा इस पे जब डिस्पोजल करें तो गेन भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, तो उसने कहा इनकी डिस्पोजल पे लॉस नहीं होगा, गेन गेन होगा या बराबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट मेरा ये है कि मैंने ज्वेलरी खरीदी 10 लाख की, उसको मैंने होल्ड किया 5 साल, अब वो बिक गई 50 लाख की, 40 लाख गेन आ गया। क्या इस पे जिस तरह प्रॉपर्टी में हमें 4 साल की बाइफर्केशन नहीं, इसमें नहीं है, क्या इस पे वो जो पहला एक रूल था जिसमें 3/4 हमने करना है अगर साल से ज्यादा मेरा कोई भी एसेट का गेन हो तो वो चलो खोलें ये देखें कौन है। 3/4 लेस होगा कि नहीं? चलो वो देखें किस पे है। नहीं नहीं ये तो कैपिटल एसेट तो ये भी है, वो रूल देखें 3/4 वाला किस पे था। सर वो है हर गेन के लिए नहीं। where a capital asset has been held by a person for more than 1 year other than share the public companies including the voucher the person telecommunication corporation mudarba certificates or any instrument of redeemable capital is defined in the company Act 2017 the amount of any gain arising on disposal of the asset shall be computed in accordance with the following तो ये तो सिक्योरिटी वालों के लिए है। सर उसको तो एक्सक्लूड किया ना हैं? वो तो एक्सक्लूड किया। अच्छा। where a capital asset has been held by a person for more than 1 year। अच्छा मोर देन 1 ईयर। 1 year, the amount of any gain arising on disposal of the asset shall be computed in accordance with the formula, following formula namely। अच्छा ठीक है बस खत्म हो गया। इसके बाद आगे क्या? ये ज़रबे 3/4 है। ठीक है। ठीक हो ये जर्नल है तो फिर 3/4 ही कैलकुलेट करना है। पहले भी ये सेकंड शेड्यूल में इस तरह का होता था, तो गेन जो 1 साल से ज़्यादा है उसका 3/4 कैलकुलेट करना है। ये अगर इंडिपेंडेंट सबसेक्शन है तो 3/4 इसका कैलकुलेट होगा। उधर ही दिखा दें। दिखाएं 37 का दिखाएं जिस तरह को 2 दिखाएं। सर ये आ गया। Where the capital asset has been held by हेल्ड बाई ए पर्सन फॉर मोर देन 1 ईयर अदर देन, हाँ जी ये 3/4 इसका होगा, पहले हमने देखा 3/4 होगा। जी, जी। यानी कि गोल्ड में भी अगर हर कोई भी कैपिटल एसेट होगा कैपिटल एसेट होगा अदर देन सेपरेट ब्लॉक। अदर देन सेपरेट सेपरेट ब्लॉक वाले अपनी स्कीम से, बाकी जो हो गए वो नॉर्मल स्कीम में, और 3/4 तो नॉर्मल स्कीम में ऐड होगा। बिल्कुल ठीक। सर अब इसी में मेरा सवाल ये है कि जिस हमने गोल्ड की बात कर ली, शेयर्स के ऊपर भी सेम ये लगेगा प्राइवेट जी जी प्राइवेट जी जी कंपनी जो उसमें आएंगे उनमें नहीं, उनके वो फार्मूला, बाकी जो भी कैपिटल एसेट होंगे इवन प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी या कोई ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जो भी गुडविल, जो भी आप बेचेंगे या और कोई होंगे जितने भी जो भी टैक्सेबल हैं जितने भी, उनका 3/4 उनका 3/4 अगर साल से साल विदिन ईयर होगा तो पूरा 100%, अबव देन ईयर होगा तो 3/4। और सर ये फिर नॉर्मल इनकम में चला जाएगा जी हेड, ये हेड है, हेड ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल।
कैपिटल इनकम फ्रॉम कैपिटल एसेट्स ऐसे समझिएगा, गेन ऑन कैपिटल कह लें, तो उसका हेड नंबर 4 है। 4 में जहाँ वहाँ 5 हेड है, उनमें से एक है, उसमें एक टोटल कॉलम होता है, एक एग्जाम्प्ट ब्लॉक, एग्जाम्प्ट सेपरेट वो वाला होता है, एक टैक्सेबल होता है। टोटल उधर लिखेंगे, जो एग्जाम्प्ट सेपरेट ब्लॉक वाले हैं वो उधर लिखेंगे, और टैक्सेबल उधर। ये टैक्सेबल में आगे टैक्सेबल इनकम में चारों के हेड में टोटल हो जाएगा। उसके बाद फिर डिडक्टेबल अलाउंसेस में होंगे, ग्रास टैक्स लायबिलिटी निकलेगी, फिर क्रेडिट निकलेंगे, फिर जी नॉर्मल इनकम का पार्ट बनेगा। सेपरेट ब्लॉक वाले सेपरेट, तो ये उसका पार्ट। जितने भी अदर देन इमूव प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी है वो उसमें चले जाएंगे, ये समझ लो। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे लॉ पे ही अप्लीकेबल है 68 जो है, कि जहाँ कहीं भी आपकी कोई सर्विसेज की वैल्यू, रेंट की वैल्यू, एसेट की वैल्यू, कोई और वैल्यू जहाँ अंडर हो या सीम टू बी अंडर रिपोर्टेड हो, तो उस वहाँ फिर वो या तो उन्होंने फेयर वैल्यू फिक्स की है या एडिशनल कमिश्नर डिटरमिन कर रही है। तो उसके लिए ये 68 जो है वो सेक्शन 111 पे भी अप्लीकेबल है, इन पे भी है, कई जहाँ जहाँ फेयर वैल्यू का नाम आएगा तो वहाँ वो 68 अप्लाई होगा। 68 देख लो। बता रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू होती क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू होती है कि दो इंडिपेंडेंट आदमी, बायर और सेलर, विद फ्री विल और विद आर्म ट्रांजैक्शन के साथ नेगोशिएट करके कोई चीज़ डिटरमिन करें, तो अकॉर्डिंग टू द उसकी लोकेलिटी या उसकी कंडीशन चीज़ों की, उस वक्त जो उसकी टर्म उस लोकेलिटी में वैल्यू हो, उसको कहा जाता है कि फेयर वैल्यू है। अब फेयर वैल्यू के डिटरमिन करने के लिए एक ही जैसे बिल्डिंग है, ये दोनों फ्लोर एक जैसे नहीं हो सकते, पहले वाला दूसरे के साथ नहीं हो सकता, तो इसलिए इस बिल्डिंग में हॉस्पिटल में काफ़ी चीज़ें पैरेलल नहीं हो सकती। तो इसलिए जो फेयर से मुराद फेयरनेस ही है कि जो 2, 4, 5 बंदों की जजमेंट के मुताबिक नेर वेयर हो तो उसको फेयर कर देंगे। या तो वो फिक्स कर देते हैं कि ये वाली, जैसे डीसी ने रेट फिक्स कर दिए तो उनका यही फेयर वैल्यू है, वो डीम्ड फेयर वैल्यू होगी। एक्चुअल फेयर वैल्यू होती है जो उस वक्त उसकी वैल्यू है। और इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी आपकी जैसे सिस्टर रिलेशन से, जैसे आपके मियाँ बीवी है या बहन भाई है या रिलेटिव है, तो वो आपस में डिटरमिन कर देंगे, या आपकी एसोसिएट सब्सिडी कंपनी आपस में लेन देंगे, तो वो फेयर वैल्यू नहीं होगी। जहाँ रिलेशन आएगा वो नहीं। इंडिपेंडेंट बायर और सेलर विद फ्री आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन से जो आम आप मार्केट में नेगोशिएट, कंप्लीट नेगोशिएशन के बाद जो डिटरमिन करते हैं फेयरनेस के साथ, आप विदाउट एनी रिलेशन या कंसिडरेशन या ड्यू या अदरवाइज जो कॉरेक्शन या आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस से फ्री जो चीज़ें हों, तो वो आपकी जो होगी वो फेयर वैल्यू होगी। तो आम जर्नल ये डेफिनेशन होगी। लेकिन यहाँ क्योंकि फेयर वैल्यू को ने कहा है या तो डीसी रेट है या अदरवाइज है या कमिश्नर जो डिटरमिन करेगा उसकी ओपिनियन में जो बेस्ट होगी दैट विल बी ए फेयर वैल्यू। तो यहाँ फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस फेयर वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में मूवेबल भी है और इमूवेबल भी। आगे अमाउंट है रेंट। रेंट की भी आप कहते हैं 2 लाख पे किराए पे दिए, वो कहते हैं मार्केट में 5 लाख चलता है, तो उस वहाँ भी वो आपकी डिक्लेरेशन जो है ये जो कह सकते हैं कि फेयर वैल्यू है इतनी है, इतने के आप रेंट पे। इस तरह कोई भी एसेट है, एसेट में हमने कहा कि फिक्स एसेट भी हैं, करंट एसेट, नॉन करंट, और जितने भी हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, फिक्चर, स्टॉक एंड ट्रेड, रिसीवेबल, कैश, बैंक एट्सेट्रा, जितने भी हैं वो भी सारे। सर्विस आप कोई रेंडर करते हैं, आप कहते हैं मैंने तो ये फीस जो है मेरी इतनी है, जबकि इसको भी टर्न किया जा सकता है, कह सकते हैं ये अंडरस्टेट है, रिकरेक्टराइजेशन हो सकती है, ये वाली सही नहीं है, इसकी ये फेयर वैल्यू है। इस तरह बेनिफिट कोई भी आपको मिले, कोई बेनिफिट आप अलाउंसेस बेनिफिट आपका जो एम्प्लॉयर दे सकता है या अदरवाइज कहीं मिल सकता है, तो उस बेनिफिट की भी वैल्यू टर्म काइंड में जो चीज़ें आती हैं तो उसकी भी हो सकेगी। परकोजेट भी इसी तरह अलाउंसेस बेनिफिट है। एट द पार्टिकुलर टाइम शैल बी प्राइस विच ए प्रॉपर्टी, रेंट, एसेट, वही चीज़ें बेनिफिट वुड ऑर्डिनरली फेच ऑन द सेल और सप्लाई इन द ओपन मार्केट एट दैट टाइम। ओपन मार्केट में बाइंग, सेलिंग, फ्री विल के साथ जो नेगोशिएशन के साथ डिटरमिन होगी दैट विल बी फेयर वैल्यू।
Fair value of a property, rent, etc. shall be determined with regard to any restriction on transfer or to the fact that it is otherwise convertible to cash. अगर उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है उसको ये समझा जाएगा इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। फ्री ट्रेडेबल जो कमोडिटी होगी उस पर जो फ्री ट्रेडेबल में उसकी वैल्यू होगी वो ओपन मार्केट में वो समझी जाएगी फिर। उसके बाद वेयर द प्राइस अदर देन प्राइस यू आर इमूवेबल प्रॉपर्टी रेफर टू इन सब इज नॉट इमूवेबल की आपने पहले देख ली थी कि डीसी रेट का या एफबीआर विच एवर हायर वो होगी, उसके अलावा वो कह रहे हैं इस तरह टर्म होगी। तो वो सबसेक्शन इज नॉट ऑर्डिनरी सर्टेनेबल, जहाँ कहीं प्राइस वो फेयर वैल्यू उसने कहा ओपन मार्केट में नेगोशिएशन से या अदरवाइज सर्टेनेबल नहीं है तो ओपन मार्केट प्राइस या अदरवाइज अवेलेबल नहीं है, डिफरेंट कंडीशन है, सिचुएशन है, लोकेलिटी है, तो उस सिचुएशन में फिर क्या होगा, सच प्राइस में भी टर्म बाय द कमीशन। अगर आप कह देते हैं कि ये डिटर्मिनेबल है उसमें आप बहुत सी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे प्लाजा है आपने ख़रीदा है पार्ट उसका साथ वाला बिका हुआ है, आप कह सकते हैं ये रजिस्ट्री है, ये डीसी रेट है, ये भी बिका हुआ है, या ये चीज़ इतने की बिकी हुई है, ये इसके एविडेंस है तो ये भी इतने की, पैरेलल फिर आपने एविडेंस देने। ओपन मार्केट में वो है उस डेट को, उस टाइम को, तो वो है, नहीं तो फिर नहीं, कोई भी नहीं है, फिर कमीशनर की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। नॉट विद कंटेन द बोर्ड में फ्रॉम बोर्ड भी रूल रेगुलेशन भी डिफरेंट एसेट के लिए डिटरमिन कर सकता है कि इसकी इस तरह डिटर्मिनेशन होगी। ऑलरेडी रूल फ्रेम भी किए हुए हैं। वेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मूव प्रॉपर्टी एसेट हैज नॉट मेड बाय द बोर्ड इन नोटिफिकेशन सबसे सच वैल्यू शैल बी डीम टू बी फिक्स वैल्यू, और डीसी वाले भी रेट जो है स्टैंप ड्यूटी वाले। इन रिस्पेक्ट ऑफ मूव प्रॉपर्टी कंपोनेंट ए फार्मूला 37(2) वो सारे अब सेक्शनों में जिक्र है कि उनमें जहाँ जहाँ वो है वैल्यू ऑफ मूवेबिलिटी मेंशन इतना इतना वही। फर्दर इट इज क्लैरिफाइड फेयर वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट फॉर शैल बी द कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के लिए बस, ओवरऑल हर एक के लिए नहीं। ठीक है जी, क्लियर जी? एनी क्वेश्चन? सवाल जिसके ऊपर बाकी अभी अपने रेट वाला नहीं खोले चैप्टर, क्योंकि इसमें हमने फर्स्ट रूल भी देखने चाहिए थे कि रेट कितने हैं, कब साल तक हैं, किस तरह है। तो ना सिक्योरिटी के हमने देखें, वो आप वहाँ से देख लें, ना इमूवेबल प्रॉपर्टी के देखें, तो दूसरे तो जनरली हैं, वो उसके लिए जो इंडिविजुअल होगा इंडिविजुअल के रेट होंगे, सैलरी वाला होगा सैलरी वाले रेट होंगे, अगर कोई कम AOP होगी तो उसके जो रेट हैं वो होंगे, कंपनी होगी तो कंपनी वाले। क्लियर जी? सवाल जी? चलो, थैंक यू वेरी मच गिविंग मी पेशेंट। जो रेट्स हैं वो हमने स्पेशली इसलिए नहीं देखे क्योंकि हम कंसेप्ट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं। मेन कंसेप्ट हमारा जब क्लियर होगा, रेट तो हर साल तब्दील हो सकते हैं, उनमें कोई डिफरेंस आ सकता है, तो जब साल ब साल जिस साल का आपका केस हो तो आप उस साल के रेट्स अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट आलमोस्ट कभी 19-20 कोई एक्सप्लेनेशन प्रोविज़ो के अलावा ऑलमोस्ट कंसेप्ट यही हैं जो आज सर ने बड़ी डिटेल से हमें आगाह किए। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स का कि वो तशरीफ़ लाए। जी जी एक क्वेश्चन है जी। ये गोल्ड में जो हमने वैल्यू ऐड की है कि 10 लाख का लिया था 50 लाख का सेल किया जी 5 सालों बाद, जी उसमें जो वैल्यू एडिशन पर आप कह रहे थे 2/3 का 3/4 का जी 3/4 जी। उसकी वर्किंग थोड़ी सी एलेबोरेट कर दें कि मैं गुजारिश करता हूँ जी सर। इस पर कितना सर मैं यूसुफ भाई की बात को एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी 10 लाख की परचेज़ थी, 50 लाख की मेरी फ़रोख्त है, 50 माइनस 10 मेरा गेन कितना हुआ 40। अब 40 के 75 3/4 मुझे फिर लॉ ने एग्जम्प्ट कर दिया कि इस पर आपने टैक्स नहीं देना, 30 लाख फिर निकल गया। अब जो 10 लाख है वो मेरी 3/4 ऐड करना है, यानी कि फिर 10 लाख निकला, 10 लाख निकला और 30 लाख मेरा टैक्सेबल हुआ। ठीक हो गया सर। और वो आप वही जो कॉलम्स हैं हमारे जब गेन में डालेंगे, टोटल गेन, एग्जेम्प्ट गेन और टैक्सेबल गेन हमारा हो जाएगा। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ। जो हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं, इंशाल्लाह सर्दियों के अंदर हमारा सेशन 3:30 स्टार्ट हुआ करेगा ताकि हम इसको 5 सवा 5 क्लोज़ कर लें। मगरब का टाइम चूँकि हुआ जाता है, बल्कि हो गया हुआ है, तो हम इसको मगरब के टाइम पे क्लोज़ कर लिया करें। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले सेशन में अगली जुमेरात फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जी।